Hello students, my name is Shakti Dubey. I am All India Rank 1 for this year UPSC Civil Services Examination. मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में आज डिटेल में बात करूंगी, प्रीलिम्स की. नाउ सिंस मैंने बहुत पहले अपना फाउंडेशन कोर्स किया था, फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाई थी. जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट में पहली बार प्रीलिम्स क्लियर किया था तो मेरे पास मेंस का एक बहुत वास्ट सिलेबस मेरे सामने था जो मैंने शायद अभी तक कंप्लीट नहीं करा था. मुझे बहुत कुछ करना था. सो दैट मुझे सबसे डिफिकल्ट लगा था उस वक्त GS3, बिकॉज GS3 एक बहुत, इफ आपने सिलेबस देखा होगा आपको पता है कि वो करंट ओरिएंटेड है काफी ज्यादा. उसमें स्टैटिक बहुत ही कम पूछते हैं, बीट एग्रीकल्चर, बीट इकोनॉमी या फिर इवन डिजास्टर मैनेजमेंट या एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक की बात करूं तो इस वजह से मैंने शिवन सर का GS3 का कोर्स अटेंड किया था. साथ में मैंने टॉपर से बहुत सुना था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो शिवन सर उसी ईयर 2023 के अटेम्प्ट में ही मैंने उनका राइट स्मार्ट का भी कोर्स ज्वाइन किया था, जिससे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैपिंग, डायमेंशन समझना, वो चीजें इजी लगी थी. इसके अलावा सिंस मैं इलाहाबाद से मैंने प्रिपरेशन करी थी, मैं सिर्फ इनिशियल 2018 में दिल्ली में थी क्योंकि आई वाज वर्किंग हियर ऑल्सो. तब मैंने यहाँ पे रह के फाउंडेशन बैचेस लिए थे उनके, एंड आई यूज्ड टू अटेंड दैट. बट जब मैं इलाहाबाद वापस चली गई तो मेरे पास ना तो पीयर ग्रुप था, ना मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स थे जो यूपीएससी के लिए अपीयर कर रहे थे. तब बहुत 1-2 लोगों को मैं जानती थी. सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ पीयर ग्रुप एंड दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस वन ऑफ द मेंटर, दैट इज सत्यम जैन सर. वहां पे उनके ग्रुप मैंने ज्वाइन किए थे जहां पे हम डिस्कशंस होते थे करंट अफेयर्स के थोड़े बहुत, जिसको मैंने अटेंड किया था. सो ये 3 प्लेटफॉर्म्स थे जिससे मैं एसोसिएटेड रही हूँ. नाउ आई विल टेल यू, फाउंडेशन कोर्स वाज द इनिशियल वन. बाकी जो 2 मैंने तब किए जब मेरे पास मेंस में बहुत कुछ करने को था और मेरे पास टाइम बहुत कम था. तो उसको सॉर्ट करने के लिए ही मैंने क्या किया था कि कुछ लोगों की हेल्प ली सो दैट I could just get through. But it was that, बस means. But I could not clear my I cleared the mains. I went till the interview, but I could not, make it to the final list in 2023. Then I had to start again. और मैंने फिर से 2024 का attempt दिया. इस year I did not join any course. I joined a test series. क्योंकि आई थिंक आप भी समझते हो कि मेंस में पेपर कंप्लीट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है प्रॉपर आंसर की स्ट्रक्चरिंग, एंड दैट कम्स विथ प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस के लिए मैंने वाजी रामन रवि का शॉर्ट प्रोग्राम ज्वाइन किया था जो उस वक्त सजल सर हेड कर रहे थे. उनके गाइडेंस के अंदर ही वॉज माई मेंटर, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया था. टॉकिंग अबाउट एथिक्स, ड्यूरिंग उस ईयर श्योर शॉट में आई हैड अनदर मेंटर, शी वॉज गाइडिंग मी फॉर एथिक्स एंड शी बेसिकली हेल्प मी अलॉट. थोड़ा सा उन्होंने मुझे, दो मेरे लास्ट ईयर मार्क्स 126 थे, दे वर लाइक pretty good, but still I got guidance from her because she herself has secured 137 marks in the 138 in the previous attempt, so she could guide me better, and unki learnings I applied and finally I could score this year I think one of the highest marks. It's 141 in ethics, and I think that's why I can better tell you about what is an approach for that paper to go ahead. Then comes the interview stage. Now I think आप भी समझते हो कि इंटरव्यू एक लास्ट स्टेज है यूपीएससी का. आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया हो, मेंस क्लियर कर लिया हो, तो उसके बाद ये होता है कि वी जस्ट वांट कि कुछ भी ऐसा करो कि फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आए. एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम n नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे एनरोल करते हैं जस्ट फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट, जिसमें इट्स जस्ट द मॉक इंटरव्यू. ठीक है, 1-2 इंस्टीट्यूट 500, 250, मतलब बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे करंट अफेयर्स के क्लासेस रखते हैं. एंड सिंस आई वाज आल्सो वर्किंग अगेन, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था खुद करंट अफेयर्स फॉलो करने का, इसलिए मैंने कुछ कोर्सेस क्लासेस थे विपिन सर के. आई थिंक वन ऑफ द इंस्टीट्यूट वाज जस्ट जहां पे वो अभी हैं करंट अफेयर्स के लिए, उनके 3 क्लासेस थे करंट अफेयर्स के, एंड आई अटेंडेड जस्ट 2 ऑफ देम ऑफलाइन. मैं देख रही हूँ कि वो वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं बहुत, और स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी मैंने उसमें पढ़े हुआ सेइंग कि मैम इज एनरोल्ड इन एवरी क्लासेस. लेट मी क्लैरिफाई, दोज वर current affairs classes which was part of the personality development. There were just 2 classes that I attended and it had very minimal fees. I was deeply saddened by watching so many institutes just using my photographs, and it is nothing about me. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ यू वांट टू एडवर्टाइज प्लीज गो अहेड. बट फर्क इस बात से पड़ता है कि स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे ज्वाइन करना चाहिए. उन्हें यह भी लग रहा है कि सब कुछ इतना कॉस्टली है, तो क्या आई शुड ज्वाइन एवरीथिंग. एंड दैट्स व्हाई आई हैव सीन, आई वुड नॉट नेम सम ऑफ देम, बट आपने देखा होगा उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है दैट आई एम एनरोल्ड इन 10 कोर्सेज इन देयर इंस्टीट्यूट. बट नो, आई वाज नॉट. मैं अभी फिर से क्लैरिफाई कर दिया है, मैंने हर चीज बहुत अच्छी तरीके से. इट वाज वाजी रामन रवि 2018 फाउंडेशन बैच. इट वाज GS3 राइट स्मार्ट अंडर डॉक्टर शिवन in 2023, and this year I was part of main sure shot program which was headed by Sajal sir at Vaji Raman Ravi, and the current affairs classes for my mains that I took help was of those lectures of Jayant Parikshit sir, who's basically a faculty of Vaji Raman Ravi for economics. Then he came up with the budget and the economic survey that helped me a lot.
So this was the clarification I wanted to give before we move ahead. Now, let's talk about my journey. I come from a very humble background. My father was a head constable in UP Police. Recently, he has been promoted to sub-inspector. Recently, I mean 2 years back, so he was promoted to sub-inspector. My mother is a housewife, but I think the dream that they saw to make us, financially independent, to make us, strong enough to face the world. उनका जो contribution रहा है मेरी journey में, that is irreplaceable. I don't think I can thank them enough. I don't think I can ever tell a replacement for this. तो इसमें ये हुआ कि जब मैं initially 2018 में मैंने अपना college से pass out हुई from Banaras Hindu University. Okay, I'll also like to start. I did my schooling from St. Mary's Convent, Gurpur. Then I went ahead और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी एंड देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी. आई पास्ड आउट इन फ्रॉम द कॉलेज इन 2018. फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रही है हमेशा से, सो आई वेंट अहेड फॉर अ जॉब. तो तब जब मैंने स्टार्ट किया, दैट्स व्हेन आई जॉइंड वाजीराम एंड रवि फॉर फाउंडेशन कोर्स, एज आई मेंशन्ड व्हाई. तो उस वक्त मेरे पास क्या था, टाइम बहुत कम था and I gave my first 2 attempts alongside the job, and that is why I think this was one of the reason, क्योंकि मैंने full focus preparation नहीं करी थी, I could not clear. And as I also mentioned in my interview with Sunset TV that I told that कि मेरी मम्मी एक चीज़ कहती थी कि दुनिया में सबसे झूठ बोलना पर खुद से कभी झूठ मत बोलना. तो जब 2 attempts में फेल हुई and I was getting frustrated कि ये क्या है, UPSC तो बहुत टफ है, मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, then she said just sit down and talk to yourself. क्या तुमने वो required input दिया है, क्या तुमने वो मेहनत करी है? And I realized कि हाँ, शायद मैं उतने आवर्स नहीं दे रही हूँ. जब टॉपर्स कह रहे हैं कि 8 से 10 घंटे लगते हैं, जब वो उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हाउ एम आई कमिंग फ्रॉम अ नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एक्सपेक्टिंग टू क्लियर इट विदाउट एनी एफर्ट. तो तब कोविड भी आ गया था एंड वी वर एट होम, सो आई जस्ट रिजाइन फ्रॉम माई जॉब एंड आई स्टार्टेड द फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन जिसको कहते हैं. फिर मैंने दिया पूरी तैयारी के साथ. तब मैंने अपना ऑप्शनल्स चूज किया, मैंने अच्छी तरीके से मेंस पे वर्क किया और मैंने दिया 2022 का अटेम्प्ट. जब मैंने 2022 का अटेम्प्ट दिया, उस ईयर मैंने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया. सो दिस वाज माय थर्ड कंसेक्यूटिव फेलियर इन यूपीएससी प्रीलिम्स. आई थिंक वो सच में लो फेस था, बिकॉज ये एक ऐसा अटेम्प्ट था जिसको मैंने जॉब छोड़ने के बाद पूरी तैयारी के साथ मीन्स प्रिपेयर करके दिया था. उस ईयर 1 मार्क से मेरा प्रीलिम्स रुक गया था. बट आई थिंक जब आप अच्छी तैयारी से एग्जाम देते हो तो एक सबसे अच्छी चीज जो होती है वो ये है कि आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर पाते हो. आपको शायद पता चलता है कि अच्छा ओके ये चीजों में कमियां रह गई थी. तो मैंने अपना जब 2022 का पेपर एनालाइज किया, उस ईयर आई थिंक कुछ क्वेश्चंस थे पेयर टाइप एंड आई थॉट कि मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस ही ऐसे थे दैट वेंट रॉन्ग फॉर मी, क्योंकि आई थिंक न्यू था. सो मुझे ये चीज समझ में आई कि मे बी आई वॉज नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब द शॉक जो यूपीएससी ने वो नए पैटर्न के साथ दिया था. सो आई कुडंट क्लियर. बट आई थॉट कि नॉलेज गैप, मतलब जो क्वेश्चंस मैंने, जो कंसेप्ट्स मैंने पढ़े थे उससे क्वेश्चंस गलत नहीं हुए थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे, शायद पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी जो थी वो मिसिंग थी. सो आई रियलाइज्ड कि अब 2023 के अटेम्प्ट में मुझे स्ट्रैटेजी पे काम करना है. तो दैट इज हाउ आई ब्रॉट सर्टेन चेंजेस, जिसकी वजह से मैंने 2023 का भी प्रीलिम्स क्लियर किया और 2024 का भी प्रीलिम्स क्लियर किया था. तो वो क्या चीजें थी जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज की? पहले 2 अटेम्प्ट के बारे में आई डोंट वांट टू से, क्योंकि तब नॉलेज गैप ही बहुत था. थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, मेरी एनसीईआरटीज डन थी, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स डन थी एंड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बस देखा था. Then I realized and I heard so many toppers saying कि previous year question has to be your guide. और तब मुझे लगा शायद मैंने previous year questions को बहुत lightly लिया था. तो जो चीजें मैंने चेंज करी 2023 के अटेम्प्ट में, वो कुछ I can just count them on my fingertips. First, मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपरली यूज किया, नॉट जस्ट फॉर सॉल्विंग एंड चेकिंग माय नॉलेज, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस द यूपीएससी इज आस्किंग. मैंने वहां से थीम्स आइडेंटिफाई किए कि चल अच्छा, अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, बट देन यू विल सी कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32, ये 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी सबसे ज्यादा पूछती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो. तो मैंने ये डिसाइड किया कि बाकी फंडामेंटल राइट्स को तो पढ़ना है, बट इन 3 पे आई थिंक आई नीड टू गिव वेरी मच फोकस. इन पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स मुझे देखने हैं, इन पर कमेटी रिकमेंडेशन देखनी है, इन पे कोई भी चेंजेस अगर आ रहे हैं, कोई भी करंट में चीजें कवर हो रही हैं, आई नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट. तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, मैं बताने के लिए, आपको ये समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हर सब्जेक्ट के लिए यूज किया टू आइडेंटिफाई द थीम्स, टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड टू आइडेंटिफाई द डायमेंशंस दैट हैड टू बी कवर्ड.
सेकेंड चेंज जो मैंने किया कि मैंने अपनी बुक लिस्ट बहुत छोटी करी। 2022 के एग्जाम में आई रिमेंबर हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ी थी। आई हैड न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, सम रेफरेंस बुक, तमिलनाडु की एनसीईआरटी, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ ली थी और लास्ट मिनट में मैं उनको रिवाइज नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से मैंने इस बार डिसाइड किया दिस जस्ट वन बुक दैट आई फॉलो फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो लेट मी गेट स्टार्टेड विद माई रिसोर्सेज एज वेल। यहीं पर फॉर हिस्ट्री for NCERT, for ancient history, I used Tamil Nadu board की NCERT and themes in Indian history part 1, which is the new NCERT of class 12th. देन फॉर मेडिवल मैंने कोई एनसीईआरटी रेफर नहीं करी थी क्योंकि मेडिवल यूजुअली इनिशियली नहीं पूछ रहे थे। 2022 के बाद क्वेश्चंस अपीयर करना शुरू हुए थे, तो मैंने आई थिंक 2021 में एक ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से अपना एनसीईआरटी कंप्लीट किया था। आई थिंक अभी मैं सर्च कर रही थी उन मैम की वीडियो एंड आई कुडंट गेट देम, सो आई थिंक दे आर नाउ नॉट देयर ऑन यूट्यूब एनीमोर, बट तब 2021 में मैंने लेक्चर्स वहां से कंप्लीट किए थे। आई डिड नॉट रेफर टू एनी बुक फॉर दैट। थर्ड कम्स योर मॉडर्न इंडिया, उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम रेफर की थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए आई यूज्ड इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स विच इज एन एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th, सो दिस वाज अबाउट हिस्ट्री। फॉर ज्योग्राफी मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी यूज की थी। देयर आर 4 बुक्स इन टोटल। इसके अलावा मैंने क्लास नोट्स जो मेरे वाजी रामन रवि के थे उनको तो फाउंडेशन की तरह यूज किया था थोड़ा बहुत, बिकॉज ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। मनोचा सर के नोट्स थे वो मैंने यूज किए। और उसके बाद फॉर मैपिंग मैंने खुद से वर्ल्ड मैपिंग करी है, खुद से इंडियन मैपिंग करी है फ्रॉम यूट्यूब जो फ्रीली अवेलेबल वीडियोस हैं। आई नो अभी मैं अगर नाम लूं चैनल्स का वो मोनेटाइज हो जाएंगे। आई नो इफ आई टॉक अबाउट देम यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस देम एनी मोर फ्रीली, सो आई विल नॉट नेम देम। यू आर intelligent enough to go to YouTube and search for some really good videos, you'll find them, trust me. तो मैंने free resources से ही उसको करा था, world mapping और India mapping, and I was good to go. You can look for any of the channels. उसके बाद let's talk about economics. Now economics की story थोड़ी unique है because economics has really been really tough for me क्योंकि to understand the basics, क्योंकि अगर आप एक भी चीज गलत समझते हो ना your entire understanding of the Indian economy like starts declining. तो I had followed Shyam Sundar sir के notes and he was Shyam sir के notes, he was faculty of वाजी रामन रवि। तो क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने उनका नोट्स को यूज किया था and जयंत सर के नोट्स। तो these were 2 I used, but as I told, UPSC is all about staying relevant. तो 2018 के वो नोट्स 2020 तक आते तक आउटडेटेड हो गए थे। So I'll tell you, तब मैंने यूज किए श्रीराम IAS के नोट्स जो मैंने मार्केट से उठाए थे। Nothing from paid course, nothing from anywhere else. I just picked up notes from the market. And apart from that, मैं हर साल जयंत सर की कुछ वीडियोस थी जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होती थी करंट उसकी इकोनॉमिक सर्वे और बजट की, आई यूज्ड टू फॉलो दैट। तो उससे मेरा इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ। तो जस्ट फॉर माय फाउंडेशन आई यूज्ड वाजीराम के कोर्स थोड़ा सा इनिशियल डेज में, एंड देन आई वेंट ऑन विद श्रीराम IAS, और फिर हर ईयर मैं उसको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करती रहती थी फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। अब पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को रेफर किया था स्पेसिफिकली फॉर द प्रीलिम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स आई वुड लाइक टू मेंशन। अभय कुमार सर हैं जिनका एक अपना YouTube चैनल है। I'll try to post the link of that channel on my official Telegram group जो कि है शक्ति दुबे _1। Please, that is my only official Telegram channel and वहां पे मैं पोस्ट कर दूंगी उस अभय कुमार सर के YouTube का वीडियो का लिंक। There he has come up during the COVID with 500 MCQs. उस 500 MCQs के थ्रू एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई फॉर पॉलिटी, बिकॉज सर ने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं दैट गेव मी अ न्यू वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चंस एंड दैट इज व्हाई दैट बेनिफिटेड मी सो मच सो दैट आई एंडेड अप टेकिंग PSIR as my optional. So these were 2 sources of polity that I referred to for my prelims. Because prelims में अगर हम देखें तो पॉलिटी से यूजुअली थीम करंट के होते हैं बट क्वेश्चंस स्टैटिक कंसेप्ट्स पे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2023 वॉज द ईयर जहां पे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस पे क्वेश्चंस थे, इट वाज बिकॉज दैट वाज देयर इन द न्यूज। अगर न्यू CJI इज अपॉइंटेड, देयर विल बी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द CJI ऑफ इंडिया। सो दिस इज दैट सिंपल। They'll pick up the theme from current affairs, but they'll ask static questions. So I was good to go with these 2 sources with a bit of current addition. But this changed for my mains, which I'll be covering in the upcoming video. So now what happened is, these were the 4 static subjects that we call, जिसके लिए I have detailed the book list and everything that I followed. Apart from that, then comes 2 major subjects that are very current oriented. Those were environment and ecology and science and technology. For them, since I was a biochemistry student, environment का काफी बड़ा portion I basically covered in part of plant biochemistry, तो मुझे उतनी problem नहीं हुई थी. But I know that students can face some issues in that. For that, you can just refer to any coaching material, just any. When I'm saying any, it don't have to be very like choosy कि कोई paid course अच्छा होगा, कोई क्या अच्छा होगा, नहीं,
कोई भी एक मटेरियल उठाओ, उस पर यू कैन डेवलप योर स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मोस्टली इन्वायरमेंट में और साइंस एंड टेक में क्वेश्चंस जो हैं वो करंट से ही आते हैं, बी इट स्पीशीज के क्वेश्चन, बी इट नेशनल पार्क से प्रोटेक्टेड एरिया के क्वेश्चन हो, तो या कोई कंजर्वेशन इनिशिएटिव हो गवर्नमेंट का, या अभी एवरी ईयर कॉप इज हेल्ड, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC, उसमें नई नई इनिशिएटिव्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च हो रहे हैं, इंडिया क्या लॉन्च कर रही है, इंडिया क्या ज्वाइन कर रही है, इंडिया किससे रिफ्रेन कर रही है। सो ये सारी चीजें जो करंट से होती हैं वो हम यूजुअली यूज करते हैं इन द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो स्टैटिक के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, कोई भी एक रेलेवेंट मटेरियल यू कैन पिक अप एंड यू कैन प्रिपेयर योर बेस ऑन दैट। Then comes science and technology. Now since अब we can divide this into two part, one is biotechnology and then comes other technologies. Other में आपका nano हो गया, quantum हो गया, या AI etc. तो ये space technology हो गया. So all of that comes in other technology. Biotech was sorted because I was a student of biochemistry, तो मुझे कभी problem नहीं हुई इसमें. I know some students might face some issues, but I think I'm not the right person to guide for that, क्योंकि मैंने literally कोई source use नहीं किए हैं biochemistry के, biotechnology के लिए. Other technologies के लिए I have always used फ्री यूट्यूब वीडियो, जैसे अगर क्वांटम इंटैंगलमेंट इज इन न्यूज, सुपरपोजिशन इज इन न्यूज और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई यूज्ड टू गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब फ्रीली क्वांटम इंटैंगलमेंट एक्सप्लेन्ड। इट्स नॉट, यहाँ के कोचिंग की वीडियोस भी नहीं थी, वो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने भी डाले हुए हैं, अगर आप देखोगे कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की भी बहुत अच्छे क्लिप्स हैं 4-5 मिनट्स के, एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी प्रॉपर्ली इन अ प्रॉपर एनिमेटेड मैनर्स। आई यूज दोस प्लेटफॉर्म्स टू अंडरस्टैंड इट. Apart from that, current affairs become very important for science and technology. James Webb Telescope released an image. James Webb Telescope was asked by UPSC. Chandrayaan 3 was launched by India. Chandrayaan 3 was asked by UPSC. COVID जब न्यूज में था, सारे टाइप्स की वैक्सीन्स पे क्वेश्चन आए हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स पे क्वेश्चन आए हैं, बिकॉज दैट वाज वेरी ऑब्वियस. तो आपको समझना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट आर सच टू सब्जेक्ट्स जिसमें आपको करंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. स्टैटिक के लिए परेशान नहीं होना अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो. सो दिस इज इट फॉर माई प्रीलिम्स के बेसिक सोर्सेज जो मैंने यूज किए थे. इसके बाद प्रीलिम्स से आप देखते हो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है या एस्पेक्ट है, दैट्स फॉर करंट अफेयर्स, जिसमें मैं भी ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट के कंपाइलेशन को फॉलो करती थी, जिसमें ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग द करंट अफेयर्स वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड IR एंड प्लेसेस इन न्यूज. बाकी पॉलिटी के लिए आई यूज्ड टू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट पेज और मैं देख लेती थी कौन से थीम्स न्यूज में है, सो दैट बेस्ड ऑन दैट आई कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम माय स्टैटिक. सो दिस इज हाउ आई फॉलोड द करंट अफेयर्स फॉर GS papers. Now let's move to GS paper 2. That is the CSAT. I know that CSAT is a qualifying paper. You just need to score some 33% marks. But in recent few years, I have seen students failing a lot in that. I know personally few of them who could clear GS1 by very good margin, but they failed in GS paper 2. Now, I am basically a medical student. Medical as in I took physics, chemistry, bio in class 11. So last interaction मेरा maths के साथ class 10th में हुआ था, and I left it because this is one of the most horrifying subject for me. But reasoning was never a problem. मेरे लिए reasoning कभी problem नहीं था. तो जब मैं UPSC में मैंने step किया तो first I sat down with CSAT का paper और मैंने देखा कि इसका pattern क्या है. तो मैंने 3 sections identify किए. एक reading comprehension, दूसरा क्वांट वाला पोर्शन था, एंड थर्ड वाज योर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. आई वाज गुड विद कॉम्प्रहेंशन. एटलीस्ट इफ आई एम अटेम्प्टिंग 27, 28, 25 क्वेश्चंस अप्रॉक्स मेरे सही होते थे, तो आई न्यू आई कुड एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम द कॉम्प्रहेंशन. देन मैं स्विच करती थी टू रीजनिंग. रीजनिंग से आई यूज्ड टू पिक अप सम 10, 15 to 20 क्वेश्चंस. सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो, डाइस के क्वेश्चन हो, क्यूब्स के क्वेश्चन हो और सीरीज के क्वेश्चन हो. तो ऑल ऑफ दैट वर वेरी easy for me because I don't know, worked for me, so I used to then couple it up with that. Then I used to move to quant. और quant में because I was very weak, तो मैंने कुछ specific areas identify कर लिए थे, जैसे टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, देन परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया. सो दीज आर 5-6 थिंग्स जो मुझे लगा कि इससे एक तो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और शायद मैं इनको इजिली कर लूंगी. I was not very good with permutation, combination या probability. तो I used to never go there also. मैं उसको कभी touch भी नहीं करती थी. I just went with them. And with this combination, I could attempt some 45 to 50 questions, because of which I was able to clear CSAT in all my attempts. Like even in first attempt, I couldn't clear the prelims, but CSAT was like I was 75, 74, 73 ऐसे marks रहते थे. Last attempt में I think paper 2023 का बहुत ही tough था. We saw people from engineering background also like talking about that openly कि हाँ paper was on the tougher
paper side. But that year also I scored 69 marks. I know it was very close to the cutoff, but I cleared it despite being a non math student. So I think CSAT is something जिसमें अगर आप previous year के कुछ like last 5 years के previous year questions आप solve कर सकते हो, and you can identify the areas जहां से ज्यादा questions आ रहे हैं. CSAT में क्योंकि cutoff already है कि आपको 33% ही लाना है, you can identify your own forte and you can just stick to certain questions. 45 से 50 का attempt करो जहां पे आपकी accuracy बहुत अच्छी होनी चाहिए. Then I think you'll be able to clear the cutoff with a like nice margin. This year I scored 75 in the CSAT, so I think it was pretty much good. So this was my approach towards the CSAT. This is about the prelims. Though अब question ये है कि क्या prelims is all about the book list? क्या prelims is all about study? I would say no. Prelims is also about the mindset. Prelims is also about mock practice. Because prelims एक ऐसा stage होता है जहाँ पे I think UPSC uses it for filtering out the mass. Lakhs will appear and only 15 to 16,000 will appear for mains. तो lakhs से जो हम 20 या 15,000 पर आ रहे हैं, वो जो filtration हो रहा है वो हो रहा है prelims के stage पे. Prelims का I think fear भी मुझे बहुत था because I was the one जिसने 3 back to back prelims fail किए थे. और उसके बाद when I went on the 4th attempt, वो जो mindset था that you lose there, जब आप देखते हो paper 2023 का paper बहुत ही unconventional था, सारे pair types question थे mostly, and I did not know what to do because 2022 का जो fear था, it like became even worse there in the hall. But then I realized one thing. मैंने ऑलरेडी बहुत साल दिए हैं यूपीएससी को, मतलब मैंने मेहनत करी है. सेकेंड थिंग, मेरी एनसीईआरटी डन है, मेरे बेसिक्स डन है, मेरे करंट अफेयर्स डन है. तो अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, डेफिनेटली कोई स्टूडेंट जिसने ये सब चीजें की होंगी तो उसे भी नहीं आता होगा. दैट्स व्हाट द माइंडसेट आई केप्ट एंड आई ट्राइड टू काम माई सेल्फ डाउन एंड आई वेंट अहेड विद दैट. And I think I was able to clear by 82 marks. Last year 75 cut off था, I scored 82 and it was pretty much good for me to clear the prelims. तो इसमें एक चीज ये मैं मेंशन करना चाहूंगी कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक होता है एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड, वो दैट यूपीएससी जब पेपर सेट करती है तो 100 क्वेश्चंस में से देयर आर सम 20 to 25 क्वेश्चंस जो आपको आते हैं. रिमेनिंग उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देन वी आर लेफ्ट विद सम 75 क्वेश्चंस. उसमें से 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी सॉल्व करने के लिए दे ही नहीं रही है. They are just there for you, to not solve them, not attempt them. Example, एक species वाले question आते हैं. Some species will be named and it will be as these are species of, then birds, reptiles, etc. You have to be very sure about that answer. You cannot be guessing there. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे यूपीएससी अनकन्वेंशनल पूछती है जो आई थिंक वो कुछ 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आता. You can just go for some intelligent guesses, etc. जहां पे there is 150% chance of failing and 50% chance of getting it correct. रिमेनिंग वो जो 60 से 65 क्वेश्चंस हैं, वहां पे आप नोटिस करोगे यू गेट कंफ्यूज्ड इन 2 ऑप्शंस, यू गेट कंफ्यूज्ड इन 3 ऑप्शंस. हाउ डू वी टैकल दैट? उसके लिए यू आर रिक्वायर्ड टू हैव दैट एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड. और कैसे डेवलप होगा? जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, यू विल रियलाइज कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप के स्टेटमेंट्स हैं जिसको यूपीएससी करेक्ट करती है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जिसको यूपीएससी रॉन्ग करती है. यू जस्ट गो विद द वोकैबुलरी ऑफ यूपीएससी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस चीज को मैंने फॉलो किया और साथ में मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए. अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने किस इंस्टीट्यूट के दिए, देयर वाज नॉट वन इंस्टीट्यूट. आई पिक्ड अप द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द मार्केट. कुछ 10-15 मैं पिकअप करती थी. आई यूज्ड टू सॉल्व. मार्क्स पे मैं कभी भी आई वुड नेवर गेट बॉग डाउन बिकॉज मैं मार्क्स देखना मेरा टारगेट नहीं था. मेरा ये टारगेट था कि अगर मैंने जो बेसिक्स पढ़े हैं वहां से कुछ गलत ना हो, जो करंट अफेयर्स किए हैं वहां से कुछ गलत ना हो, और अगर कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, अच्छे थीम्स मुझे दिख रहे हैं टेस्ट में, जो मान लो अगर हर पेपर में रिपीट हुआ है, इसका मतलब वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हर कोचिंग ने उसको कवर किया हुआ है. तो आई यूज्ड टू ऐड देम इन माय नोट्स. तो इस तरीके से मैंने मॉक्स को सॉल्व किया था. If you ask number of mocks, तो I think there was some 2023 में तो मैंने बहुत ज्यादा mocks दिए थे because focus ही prelims था to get that clear. तो उस year मैंने approximately 50 से 55 mocks दिए होंगे from November to May. डोंट थिंक कि मैंने एक महीने में 55 मॉक्स दिए हैं. मैंने नवंबर से शुरुआत कर दी थी. हर वेंसडे और हर संडे को मैं मॉक्स देना मैंने फुल लेंथ टेस्ट शुरू किए थे एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड सम 50 to 55 मॉक्स. इन द 5th अटेम्प्ट मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था. 16 अप्रैल को रिजल्ट आया, 16 जून को मेरा नेक्स्ट प्रीलिम्स था. तो उस 2 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 to 12 मॉक पेपर सॉल्व किए थे. देयर वाज सम फुल लेंथ टेस्ट एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के थीम्स, अपना बेसिक्स क्लियर कर लिया एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू गो थ्रू द go confidently to the prelims hall. So if I sum up the prelims,
I have mentioned some NCRTs, I have mentioned some standard books, I talked about the importance of previous year questions, and then the importance of solving certain mocks. So this was it for the prelims part. These are my learnings that I took and which helped me clear the examination in both attempts. Also when I talk about the mock test, अब एक क्वेश्चन आता है कि शुड वी अटेम्प्ट देन ऑनलाइन या ऑफलाइन करें, क्या उसके लिए हमें दिल्ली आने की जरूरत है? आई थिंक बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया मॉक टेस्ट कराते हैं, ठीक है, जस्ट बिफोर योर प्रीलिम्स। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं टू स्टिम्युलेट द एनवायरनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। इनिशियली अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन मॉक्स दे सकते हो, नॉट एन इशू, बट 2 or 3 months before the prelims is a time you should go for solving offline mocks. अब offline mocks का मतलब क्या है? You can get the paper from the market, you can get the OMR sheet from the market as well, and you can start filling it or doing it in a very offline manner. Because I'll tell you कि जो वो exam का atmosphere होता है, that's very, there's so much pressure on our mind. And कुछ students का I have heard that they even do, mistakes in filling the OMR sheets because they are in hurry or maybe they get just confused and एक answer आपने दूसरी जगह मार्क किया and then whole of your answer sheet gets wrong one by one. तो इसलिए थोड़ा ये प्रैक्टिस करना in an offline setup to fill the OMR sheet properly, that is also required. So I would suggest that 2 months before the prelims is the time, at least minimum 2 months, that you should start attempting the prelims mocks जो हैं वो offline आप करना शुरू कर सकते हो. इन दिस ईयर 2024 अटेम्प्ट व्हाट हैपेंड वाज कि मैं अपना एग्जाम देने गई थी, ये मेंस का एग्जाम था एक्चुअली, और आई जस्ट हर्ड व्हेन आई केम आउट, माय फादर टोल्ड मी कि एक स्टूडेंट था, वो ही वाज फ्रॉम एमपी एंड ही वाज गिवन अ सेंटर इन प्रयागराज एंड ही कम्स देयर, एंड वो आए वहां पे एंड आई थिंक वाज लेट बाय 4 or 5 minutes एंड ही वाज नॉट गिवन एंट्री फॉर द एग्जामिनेशन. एंड नथिंग कैन बी हार्ट ब्रेकिंग देन दैट, क्योंकि आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो एंड यू आर नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सिट फॉर द मेंस. तो ये गलती नहीं करनी है. यूपीएससी बहुत क्लियर गाइडलाइंस देता है कि क्या टाइम पे गेट क्लोज होगा, किस टाइम पे गेट आपका ओपन होगा. प्लीज रीच 1 hour बिफोर. आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के उस दिन कुछ नया नहीं कर लोगे, जस्ट ट्रस्ट मी, बट एग्जाम में बैठना इज मोर इंपॉर्टेंट. तो हमें क्या करना है, अगर सेंटर कहीं दूर है तो 1 दिन पहले जाके देख लेंगे सेंटर. अगर सेंटर पास में है, अगर हमें पता है, तो हम कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में 1 hour एटलीस्ट बिफोर हम सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करें, सो दैट वी डोंट मिस द पेपर बिकॉज ऑफ आवर नेग्लिजेंस. ठीक है, सो दिस हैज टू बी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्लीज कीप इन माइंड कि एग्जाम के पहले ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अदरवाइज इवन इफ सपोज यू विल बी अलाउड एंट्री, वो जो हसल हो जाएगा गेट पे ना, यू विल बी इन एंग्शियस स्टेट, फिर आप रूम में जाओगे टू सेटल डाउन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सो काम क्या करना है, 1 दिन पहले ही एग्जाम सेंटर देख लो, अपने नोट्स वगैरह जो भी आपने रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट आईडी है आपका, एडमिट कार्ड है, पेन्स हैं, एक्स्ट्रा पेन्स एंड ऑल, प्लीज कैरी ऑल ऑफ देम प्रॉपर्ली एंड देन रीच द एग्जामिनेशन सेंटर at least 1 hour before. This was about the prelims and the strategy that I used, the certain important learnings of 5 attempts that I wanted to forward it to you all. Also now if we talk about कि भाई प्रीलिम्स में what is the ideal timeline, कितने रिविजन्स देने चाहिए, कितनी बार चीजों को पढ़ना चाहिए. अब ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो अगर मैं कहूँ मैंने 10 रिविजन दिए थे प्रीलिम्स के पहले, बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि मैं 5 साल से पढ़ रही थी, मेरे पास ज्यादा कुछ नया कवर करने को नहीं था, स्टैटिक कंप्लीट था एंड आई जस्ट वांटेड टू डू सम करंट अपडेशन. तो माइट बी अगर मैं कहूँ तो ये फर्स्ट अटेम्प्टीज वोंट रिलेट टू मी, बट एक आइडियल तरीका ये होता है कि हम दिसंबर तक अपना मेंस सब कुछ रैप अप कर लें. ठीक है, जनवरी से हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं. प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने का मतलब है कि हम अब मॉक टेस्ट देंगे, एमसीक्यू टाइप्स, हम सीसैट पे फोकस करना शुरू करेंगे, हम अब एथिक्स या ऑप्शनल को थोड़ा बैक स्टेज पे लेकर जा सकते हैं और प्रीलिम्स वाली चीजों को हम आगे लेकर आ सकते हैं. आइडियली आपको क्या करना चाहिए, जनवरी एंड फरवरी शुड बी यूज्ड फॉर वन प्रॉपर डिटेल्ड रिविजन. एंड दिस इज आई एम सेइंग टॉकिंग अबाउट रिविजन. ऐसा नहीं कि आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा था और अब जनवरी से फरवरी के बीच में उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो. एक बार अगर आपने बेसिक्स अपने कर लिए तो जनवरी से फरवरी तक यू कैन जस्ट यूज इट फॉर वन डिटेल्ड रिविजन. देन इन मंथ ऑफ मार्च वी कैन मार्च until 15th of April, यानी 45 days में we can keep another slot of revision, and that's how we can at least plan for 3 or 4 revisions before the exam. I'll tell you why. Because UPSC में इतना vast syllabus है कि to just retain all of that in your brain is a biggest challenge, and retention comes from revision. तो ये जो 3 या 4 रिविजन्स हैं मिनिमम, वो करने हैं बिफोर योर प्रीलिम्स. नाउ आई ऑल्सो रियलाइज कि 1 day बिफोर द प्रीलिम्स इज द गेम चेंजर. 90% ऑफ अस फेल बिफोर एक्चुअली फेलिंग इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसा लगता है कि शायद मेरे से बस सबने ही पढ़ाई करी है, आई एम द ओनली वन जिसने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को कवर नहीं किया है, मेरा करंट नहीं कवर्ड है, मेरा स्टैटिक नहीं कवर्ड है.
रिलैक्स, वो सारी चीजें देखी जाएंगी जो अगर आपने मेहनत करी है अच्छी तरीके से। हैव कॉन्फिडेंस ऑन दैट, थोड़ा बहुत, आई एम नॉट सेइंग ओवर कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए दैट यस आई हैव डन दैट एंड इस वजह से आई विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि एनसीईआरटी डन है, स्टैटिक डन है, बेसिक्स डन है, साथ में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो किया है थ्रू आउट द ईयर, देन आई थिंक आई एम गुड टू गो। तो आपने क्या करना है, आई नो कि कुछ लोग को नींद नहीं आएगी, वो उससे परेशान हो जाते हैं, डोंट, जस्ट रेस्ट, lie down, let the thoughts come and go, try sleeping। हम कोशिश करेंगे हम 8 hours if we can sleep before prelims, that would be better। but नींद नहीं आ रही है तो उसकी टेंशन अब नहीं लेना है कि नींद क्यों नहीं आ रही है, वो कॉमन है, उस रात किसी को नहीं आती है, बिकॉज नेक्स्ट डे यू हैव वन ऑफ द वेरी बिग डे फॉर यू, बिकॉज इसी के लिए आपने एक साल पूरी तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, थोड़ी सी एंग्जाइटी होती ही है, कॉमन है, बट हम उसको ओवर पावर नहीं करने देंगे खुद को, विल ट्राई टू काम आवर सेल्फ डाउन और हम जाएंगे। मे बी आपके पास कोई किसी का भी सहारा हो सकता है, पेरेंट्स हो, भगवान हो, जिससे भी बात करके आपको सुकून मिलता हो, जस्ट टॉक एंड लेट योर माइंड काम, लीव इट एवरीथिंग ऑन द ऑलमाइटी। इफ यू हैव वर्कड हार्ड, आई रियली प्रे यू ऑल गेट थ्रू। Now when you enter the examination hall, the mindset that you have at that moment is really important, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं एंड वी गो टू क्वेश्चन नंबर 100, मतलब वही क्रोनोलॉजी में जाएंगे। नाउ व्हाट इफ फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आर ऑफ हिस्ट्री मेरे लिए, तो आई यूज्ड टू गेट सो मच एंग्शियस, क्योंकि उस 10 में से मुझे मुश्किल से 5 या 6 आते होते थे, या मे बी 3-4 भी आते थे। सो व्हाट वाज द थिंग इज कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वहीं डिक्लाइन हो जाएगा। सो इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्शन टू स्टार्ट द पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहले 5 मिनट में जस्ट टेक 5 मिनट्स एंड स्किम थ्रू द पेपर। हाथ में एक पेंसिल ले सकते हैं और हम लिख लेंगे कि पहला जो क्वेश्चन देखो गया, When you see the first question, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है, जस्ट मेंशन, इफ इट्स पॉलिटी मेंशन पॉलिटी, स्किम थ्रू। देखोगे 11 से फिर क्वेश्चन का सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा, जस्ट कीप मेंशनिंग, यहाँ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, यहाँ इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, यहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, यहाँ ज्योग्राफी के हैं, ये थोड़ा बहुत मुझे करंट अफेयर्स लग रहा है, ये मुझे एनवायरमेंट। तो 5 मिनट पेपर का शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए लो एंड just try highlighting the sections जो हैं different, then start from the subject which is your forte। mine was polity, तो I used to start from polity itself। आप जब पहले 10 questions ऐसा करो जिसमें से आप 8 attempt कर पाओ, trust me your confidence will skyrocket, your confidence will boost, आपका mind अपने आप calm down हो जाएगा and you will be able to better perform in other subjects। तो even if history के कुछ नहीं आ रहे हैं, आपको लगेगा चलो I have already attempted some 25 to 30 questions, शॉर्ट क्वेश्चंस कि अच्छा ये तो मुझे आते ही आते थे, अब रिमेनिंग पे हम अपना दैट पेरिफेरल नॉलेज हो गया, वो अप्लाइड नॉलेज हो गया, वो एप्टीट्यूड हो गया, वो अप्लाई करके हम पेपर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाउ ऑल्सो अब ये है एक बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट्स का, क्या स्टैटिक करें, करंट अफेयर्स करें। आई थिंक आई हैव नोन पर्सनली सम ऑफ देम हु यूज्ड टू स्पेंड have 50% of the day on current affairs, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ ही करंट अफेयर्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने एक बहुत ही प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखा है। करंट अफेयर्स के लिए हैव जस्ट फॉलो 1 न्यूज़पेपर, ठीक है, एंड बी रेगुलर विद दैट, कंसिस्टेंट रहो, न्यूज़पेपर फॉलो करो एंड इन द एंड बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे हैं जो कंपाइलेशंस लेकर आएंगे, whichever you are comfortable with, pick them up। सारे में more or less the same content ही होता है, just pick any one of them, but if I'm picking up a compilation, make sure I'm revising it at least 3 to 4 times। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो then don't pick it up। एक बार पढ़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है अगर आप उसको 3-4 बार रिवाइज ना कर सको, बिकॉज तब आपको इंफॉर्मेशन रिटेन ही नहीं होगी। सो व्हाट वी कैन डू इज फॉर करंट अफेयर्स की थोड़ा सा लेसर टाइम, हैव योर स्टैटिक स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लीमेंटेड विद करंट अफेयर्स। तो ये एक प्रॉपर बैलेंस आपको मेंटेन करना है, किसी भी एक चीज को बहुत ज्यादा या ओवर इंपॉर्टेंस देनी नहीं है। Also, if you see, prelims are just 3 weeks I think away, if I'm not wrong, and here we are sitting just 3 weeks before the prelims. I would suggest there are few basic things. First, do not study anything new now। अब कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है, अब कुछ नया उठाने का टाइम नहीं है। जो आपने पढ़ा है ना, just give it a full fledged revision। What we need to do is कि अच्छी तरीके से जो मैंने NCERT के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, because I am expecting by now आपके 1 pages प्रिपेयर हो चुके होंगे, तो उसको रिवाइज करना है। NCERT को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो आपने लर्निंग्स पे नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना है, और जो आपने मॉक्स दिए थे उससे अगर आपने कोई नई लर्निंग, कोई अच्छा क्वेश्चन, कोई अच्छा थीम एक्सट्रैक्ट किया था, उसके आपने अगर नोट्स बनाए थे तो उसको रिवाइज करना है। सो दीज 3 weeks have to be all about revision, revision, revision। और साथ में आई थिंक आई टेल यू, अब कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है, क्या मॉक्स इस टाइम पे देने चाहिए? मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, हाँ, मैं एटलीस्ट 10 days बिफोर तक मॉक्स देती थी। फुल लेंथ टेस्ट, प्रॉपर 100 क्वेश्चंस।
अगेन क्यों? क्योंकि ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, मेरा रिविजन डन था, आई हैड दैट लग्जरी ऑफ टाइम, मैं कर सकती थी। जिनका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है, डू नॉट सिट ऑन कीप सॉल्विंग पेपर ऑन बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द रिविजन टाइम। रिविजन प्रॉपरली करो। आप एक काम कर सकते हो कि हर रोज कुछ 25 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर होल फुल लेंथ टेस्ट। 100 की जगह 25 आज से सॉल्व करना शुरू करो, सो दैट यू स्टे इन टच विद दैट प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। यू कैन कीप पिकिंग अप न्यू थीम्स। अदरवाइज डोंट गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट अब, क्योंकि आई थिंक ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस उससे कम होगा अगर पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। दिस माइट ऑल्सो हैम्पर योर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग दीज डेज। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, टिल आई थिंक दिस वीक if you want you can go ahead with some mocks, but in last 2 weeks please do not solve any new mocks। बस वही 10 कुछ questions per day previous year questions हो या कुछ ऐसे solved ही papers हो जो आपने पहले solve किए थे, just go through them to keep in that habit of solving MCQs। And I have my official Telegram channel, I'll mention the link, please join there। I'll keep updating the strategies, I'll keep updating the things that are required for you to help you in that journey। And I'll also open up the comment section so that you guys can put in your doubts etc, so that I'll take up them in the upcoming or the next videos with DKT obviously, because this is one platform where here I can sit and I can talk about multiple things all at once, be that paid platforms that I was part of, be that free initiatives I was part of। तो एक ऐसा neutral platform है जहाँ पे I could express myself freely। Looking forward to some more videos with you guys here on DKT। Till then keep watching and all the very best। Hello everyone, my name is Harshita Goyal and I have secured All India Rank 2 in UPSC CSE Examination 2024 and I'm also a chartered accountant by qualification। उसके बाद फिर जब मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, सो मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो अपना गोल है टू डू समथिंग फॉर द मासेस, टू वर्क फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट, तो ये आप सिविल सर्विसेज में आके बेटर वे में अचीव कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने 2021 में सीए बनने के बाद सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करी। शुरू में मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स किया फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, विजन आईएएस से मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद 2022 में मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट दिया, लेकिन उस दौरान मैं जीएस क्लियर नहीं कर पाई थी, जिस वजह से मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। उसका रीज़न मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि शायद एक लैक ऑफ गाइडेंस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था, क्योंकि मैं तब अपने घर से तैयारी कर रही थी और ये फील्ड मेरे लिए काफ़ी नई थी, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो इस वजह से प्रीलिम्स नहीं हो पाया। फिर दूसरे अटेम्प्ट में यहाँ पे गुजरात में ही गुजरात गवर्नमेंट का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने क्रैक की और फिर मेरी पढ़ाई मैंने अहमदाबाद से करी। उस दौरान मैंने जीएस पे तो काफ़ी फोकस किया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैंने सीसेट में थोड़ी कमी छोड़ दी। क्वांट पे इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं करी और उस दौरान जो पेपर आया था उस वजह से मेरा जीएस तो क्लियर हो गया, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में सीसेट क्लियर नहीं हो पाया। उस वजह से सेकेंड अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स में मैं फेल हो गई। तो थर्ड अटेम्प्ट की बात करें तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने ये जो गलतियां मैंने सीसेट में करी उसको मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया। पीवाई के उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था मैंने सीसेट के लिए और जीएस के लिए भी, जिसकी वजह से शायद वो जो मेहनत है वो रंग लाई और फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो पाया। चैलेंजेस की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ भी बहुत स्मूथ थी या फिर कोई चैलेंजेस नहीं आए। जैसे हर एस्पिरेंट की लाइफ में आता है, वैसे मेरी लाइफ में भी यूपीएससी जैसे एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जर्नी है, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उस वजह से मुझे भी काफ़ी मोमेंट्स ऐसे आते थे जहाँ सेल्फ डाउट होता था कि शायद मैं ये नहीं कर सकती, शायद मुझे जो मैंने सीए किया है उसी में आगे बढ़ जाना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये सब चैलेंजेस के बावजूद जो वाई था कि क्यों मैं ये सिविल सर्विसेज में आई और जो मेरे फादर का सपोर्ट था और मेरी मदर का ड्रीम था, आज मेरी मदर मेरे साथ नहीं है। मैं 10 साल पहले उनको खो दिया था, बट उनके ब्लेसिंग्स और उनका जो मोटिवेशन था वो आज भी कहीं ना कहीं मेरे साथ है। उस वजह से मैं आगे बढ़ती रही और अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मेंस की बात करें तो मेंस में भी मेरी एग्ज़ाम के जस्ट एक हफ्ते पहले मुझे टाइफाइड हो गया था, तो उस वजह से उस बीमारी की हालत में भी मुझे लगा था कि शायद ये अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा, इतना बड़ा मौका मिला, पहली मेंस थी, बट शायद मैं इस बार भी नहीं कर पाऊंगी। बट
पता नहीं कैसे अगेन फैमिली का सपोर्ट था और वो इंटरनल विल पावर था कि नहीं, मैं अभी लास्ट वीक में नहीं पढ़ पा रही, बट मैंने पिछले 2.5 महीने जो मेहनत की है, मैंने करीबन 25 से 30 फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे, तो वो मेहनत मेरी कहीं ना कहीं आगे जरूर काम आएगी और मैंने निष्काम कर्म करने का ट्राई किया। प्रीलिम्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाया था। पहले अटेम्प्ट में जीएस की वजह से और दूसरे अटेम्प्ट में सीसैट की वजह से। सो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने किया ये कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे तो फोकस किया ही, जो हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं हमारी, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई या फिर एनसीईआरटीज़ हो गई, वो तो पढ़ी। उसके साथ-साथ मैंने पीवाईक्यूज़ पे काफ़ी फोकस किया। प्रीलिम्स में मैंने कोशिश ये करी कि पिछले 10 साल के 2013 से सारे जो भी पीवाईक्यूज़ है, उसको मैंने सॉल्व किए और उसपे से जो भी मेरे कांसेप्ट्स थे या फिर जो भी रिपिटेटिव टॉपिक्स थे, उसको क्लियर करने की कोशिश करी। साथ ही साथ सीसैट में भी मैंने पीवाईक्यूज़ पे ही ज़्यादा फोकस किया। जो क्लासेस लेके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाई, उसके साथ पीवाईक्यूज़ सॉल्व करके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का ट्राई किया। और प्रीलिम्स में मैंने काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसकी भी काफ़ी सब हेल्प ली। जैसे कि मैं बताऊँ तो उड़ान की बुकलेट्स आती है ओनली आईएएस की, तो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए वो काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि उसमें आपको एक समराइज़ फॉर्म में सारा जो भी सिलेबस है वो आपको मिल जाता है। तो उसके लिए आपको बार-बार बल्कि जो बुक्स है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मैंने उड़ान की बुकलेट्स की हेल्प ली थी, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स के लिए, तो हिस्ट्री के लिए जैसा मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद फिर जो उड़ान की बुकलेट थी, उसको मैंने रेफ़र किया बिकॉज़ उसमें एक समराइज़ वे में मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट मेडिवल कवर कर पा रही थी। ज्योग्राफ़ी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पे ही फ़ोकस किया क्योंकि एनसीईआरटीज़ में काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आते हैं प्रीलिम्स में, तो 11-12 की एनसीईआरटीज़ है ज्योग्राफ़ी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसी पे मैंने भी फ़ोकस किया। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी अगेन मैंने नितिन सिंघानिया से कुछ चैप्टर्स पढ़े थे और उसके साथ ही साथ जो उड़ान की बुकलेट है वो मुझे आर्ट एंड कल्चर में भी काफ़ी हेल्पफुल रही। साथ ही साथ पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। सो लक्ष्मीकांत को मैंने रिवाइज़ किया और उसके साथ लक्ष्मीकांत में ही मैंने हाइलाइट कर दिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो वो मैं बार-बार फिर वो हाइलाइटेड पॉइंट्स रिवाइज़ करती थी। इकोनॉमी के लिए मेरे जो विजन आईएएस के जो क्लास नोट्स थे, वो मेरे एक बेसिक सोर्स थे। उसके साथ जो एमसीक्यूज़ होते हैं, जैसे कि विवेक सिंह के जो एमसीक्यूज़ थे, तो वो मैंने रेफ़र करे और साथ में मृणाल पटेल सर के भी जो फ्री लेक्चर्स है, जो विन सीरीज़ आती है हर प्रीलिम्स के पहले, तो वो विन सीरीज़ ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया। साथ ही साथ ज्योग्राफ़ी के लिए भी जो प्लेसेस इन न्यूज़ है या फिर जो भी ऐसे फैक्ट्स रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो आते हैं, तो उसके लिए सुदर्शन गुर्जर सर के टॉपिक्स जो फ्री लेक्चर्स है यूट्यूब पे, उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद करी। और रही बात करंट अफ़ेयर्स की, तो करंट अफ़ेयर्स में आप कोई भी एक मैगज़ीन फ़ॉलो कर सकते हैं। मैंने विज़न आईएएस की मैगज़ीन जो मंथली है वो पढ़ी। उसके साथ-साथ मैंने करंट अफ़ेयर्स के लिए टेस्ट भी काफ़ी दिए थे। जैसे बाजीराम की जो पावर अप टेस्ट सीरीज़ है, उसने मुझे मंथली जो टेस्ट है उसमें काफ़ी मदद करी। जैसे वहाँ पे 1 मंथ के 100 क्वेश्चंस होते थे, तो उसमें डाइवर्स टॉपिक्स कवर हो जाते थे फॉर एवरी मंथ। सो यू हैड नियरली अराउंड 1200 क्वेश्चंस जस्ट फॉर करंट अफेयर्स। एंड उसके साथ यूट्यूब पे टारगेट यूपीएससी के भी काफ़ी लेक्चर्स आते हैं। प्रीलिम्स के जस्ट पहले मैराथन सीरीज़ आती है डॉक्टर सुदर्शन लोधा सर की। सो वो सीरीज़ ने भी मुझे एक इन अ वे एक बूस्ट दिया करंट अफेयर्स के लिए। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट की बात की जाए, तो जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 10 साल की पीवाईक्यूज़ तो किए, उसके साथ ही साथ जो स्पीपा से मैं एसोसिएटेड थी अहमदाबाद में जो है, वहाँ पे उनके काफ़ी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट होते थे, तो वो टेस्ट भी मेरे एक सोर्स थे फॉर प्रैक्टिसिंग द प्रीलिम्स। साथ ही साथ सीसैट के लिए भी पीवाईक्यूज़ वेर अ मेजर सोर्स ऑफ माय प्रिपरेशन। सो दीज़ वर द मॉक टेस्ट अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स सीरीज़ ऑफ वाजीराम पावर अप सीरीज़। एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक जैसे सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन्स है, उससे अपनी मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन करी अपार्ट फ्रॉम द क्लास नोट्स ऑफ विजन आईएएस व्हिच आई रेफर्ड फॉर माय एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। रही बात एक शेड्यूल की, तो प्रीलिम्स में मेरा ये मानना था कि बिकॉज़ इसमें हमें काफ़ी सारे फैक्ट्स लर्न करने पड़ते हैं एंड का प्लेसेस इन न्यूज़ है और ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैं एक टाइम टेबल बनाने का ट्राई करती थी जिसमें मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, उसके साथ-साथ उसके पीवाईक्यूज़ कवर करूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट मेरा कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था, एक रिजिड कोई शेड्यूल मैं फॉलो नहीं करती थी।
मेरा मानना ये था कि मैं एक ब्रॉड टाइम टारगेट सोचती थी, जैसे कल मुझे क्या पढ़ना है तो मैं आज रात वो दिमाग में एक ब्रॉड टारगेट सोच लूँगी और अगले दिन मैं ट्राई करूँगी कि वो टारगेट मैं कंप्लीट कर सकूँ। मेरे लिए रिजिडिटी से ज़्यादा फ्लेक्सिबल शेड्यूल ज़्यादा काम आता था। कभी-कभी मुझे लगता था कि मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है या बहुत इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, तो उस दौरान मैं अपनी किताबों को साइड पे रखती थी एंड डेफ़िनेटली ब्रेक लेती थी। जो भी मुझे पसंद है फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना या फिर कोई मूवी देख लेना या अपनी कोई हॉबी हो, जैसे मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। ऐसी कोई हॉबी वो मैं कर लेती थी उस दौरान और जब मैं पढ़ाई करने बैठती थी, तब मैं ये कोशिश करती थी कि 100% फ़ोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। रही बात नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करने की, तो मैं थोड़ा रिस्क अप्रोच लेके चलती थी। तो मेरा ये मानना था कि ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट की जाए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जिन ये लेकिन एक सब्जेक्टिव थिंग है, जिन स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, तो वो ये रिस्क ले सकते हैं कि कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और उसमें भी उनको सक्सेस मिल सकती है। बट मेरे केस में मैंने 2024 की प्रीलिम्स में भी अराउंड 98 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे। तो फॉर्च्यूनेटली जब मैंने अभी स्कोर तो पता नहीं मुझे, पर जब क्लासेस के स्कोर्स आए थे तो उसमें मैं एक कंफर्टेबल स्कोर अचीव कर पा रही थी। और एक ये ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है कि बिकॉज़ मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो मुझे सीसैट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हम ज़्यादा अकाउंट्स पे फ़ोकस करते हैं और वो जो सीसैट में जो क्वांट है, उससे काफ़ी अलग होता है। सो डेफ़िनेटली मेरे लिए सीसैट एक हर्डल था एंड उसमें भी स्पेसिफिकली क्वांट, जिसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। जैसा कि अभी हमें पता है कि सिर्फ 30 डेज़ रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें मेरी एडवाइस यही रहेगी स्टूडेंट्स के लिए कि आप अभी कोई नए सोर्स के पीछे मत भागिए, बिकॉज़ अभी ये टाइम नहीं है कि आप कोई नया सोर्स उठा के और उसको पढ़ें। इंस्टेड आई वुड एडवाइस कि आपने जो भी सोर्सेज़ फ़ॉलो किए हैं, उसका आप बार-बार रिविज़न करें, उससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके साथ अभी आप ये कर सकते हैं कि पीवाईक्यूज़ को अपना बेस्ट फ्रेंड समझिए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे एट मल्टीपल लेवल्स। तो प्रीलिम्स में भी अभी आप पीवाईक्यूज़ एंड साथ में जो आपका जो सोर्स है उनका रिविज़न, यही मेरा एक एडवाइस रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से एक दिन पहले मेरी ये एडवाइस रहेगी कि जो भी आपका सेंटर आता है, अगर आप खुद नहीं जा सकते, आपकी प्रिपरेशन है, तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को या किसी को भेज सकते हैं या फिर आप खुद पे अगर आधा घंटा निकाल के एक बार वो सेंटर चेक कर लीजिए। सो आपके लिए क्या होगा कि अगले दिन आपको कोई ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस कर पाएँगे और अगर आपका सेंटर बहुत दूर है इन केस, तो जो भी आपको बुकिंग करनी है या फिर कोई कैब बुक करनी है या आपका जो भी ट्रैवलिंग जो प्लान होने वाला है, वो आप पहले से सॉर्ट करके रखिए। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगले दिन प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के दिन आप कुछ भी मत रखिएगा, क्योंकि उस दिन आपका माइंड सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम पे फ़ोकस होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आप एक दिन पहले करिए। और रही बात आपकी एंग्ज़ायटी की, तो ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि इतनी बड़ी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और इतनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सो इसमें एंग्ज़ायटी होना बहुत ही नॉर्मल है और इसके लिए मेरा ये मानना था, मैंने ये अपनी सिस्टर से सीखा था, पर मैं 1 दिन पहले शाम को 5 बजे या 6 बजे के बाद बुक्स अपनी साइड पे रख देती थी। क्योंकि हमने इतने दिनों से, इतने महीनों से प्रिपरेशन की है, तो लास्ट के कुछ घंटे में प्रिपरेशन करके हम ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करने करने वाले हैं। तो मेरा ये मानना था कि आप 1 दिन पहले शाम को 5 बजे अपनी प्रिपरेशन को रख दीजिए और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या आप जहाँ कहीं पे भी हैं, कोई मूवी देखनी है, जो भी करना है, आप जस्ट एन्जॉय करिए। 1 दिन पहले आपका दिमाग जितना रिलैक्स रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से अगले दिन परफ़ॉर्म कर पाएँगे। और येस, स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी। आपको 7 से 8 घंटे की नींद मिलना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी कहूँगी कि एग्ज़ाम के दिन सुबह-सुबह अपने नोट्स रिवाइज़ करके अपने आप को, अपने दिमाग को पज़ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ कि आपने इतने टाइम से जो भी पढ़ाई करी है, वो सब आपको बिल्कुल याद आ जाएगा एग्ज़ाम के दिन। एंड ओएमआर को बिल्कुल शांति से भरिए। जब आप एग्ज़ाम में बैठे हों, जब आपके पास पेपर हाथ में नहीं आया हो, उस टाइम थोड़ा मेडिटेट करिए। मैं अपने ब्रीथिंग पे फ़ोकस करती थी आँख बंद करके, ताकि मैं अपने दिमाग को थोड़ा काम कर सकूँ। और ओएमआर को बिल्कुल ध्यान से भरिए और कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी है। टाइम मैनेजमेंट हम जो भी टेस्ट देते हैं प्रीलिम्स के, उसमें हम सीख ही जाते हैं।
तो वो सब प्रिपरेशन हमारी द डी डे पे ज़रूर काम आएगी. सो प्लीज़ स्टे काम एंड रिलैक्स्ड एंड गिव योर एग्ज़ाम विथ फुल फोकस एंड कॉन्फिडेंस. तो ये बिल्कुल अपनी ऑनेस्टी से हार्ड वर्क करिए एंड डेफिनेटली यू विल सी सक्सेस. सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाम आरगी चिराग है. मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 में ऑल इंडिया रैंक 4 सिक्योर किया है. ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और मेरा सेकंड इंटरव्यू था. मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है एंड माय एजुकेशनल बैकग्राउंड इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर फ्रॉम एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद. नाउ फर्स्टली I'd like to say कि I'll be sharing my strategy for prelims. Secondly, I've only prepared from home. I went to Delhi 2 महीने के लिए during my 2022 mains attempt. But apart from that, मैंने सिर्फ घर से तैयारी की है with all the online resources that I had. So बात करें सबसे पहले कि 5 अटेम्प्ट्स में मेरी क्या जर्नी रही. तो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था 2020 जस्ट आफ्टर माय ग्रेजुएशन एंड दैट बीइंग अ कोविड ईयर दैट वाज नॉट अ वेरी साउंड स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ दैट आई हैड. आई बिलीव वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सिमिलर होगा. तो वन टेक अवे मैं आपको यहाँ से ये रेकमेंड करना चाहूंगी कि अगर आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी नहीं की है बिफोर अटेम्प्टिंग योर फर्स्ट मतलब बिफोर गिविंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट, प्लीज डू. ग्रेजुएशन के तुरंत बाद पहला अटेम्प्ट देना मैं रेकमेंड नहीं करूंगी अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर किसी ने इतनी इनफ तैयारी कर ली है ड्यूरिंग द कॉलेज इयर्स तो वो डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन आई वाज नॉट दैट वेल इक्विप्ड. Secondly, what I'd like to say is 2020 और 2021 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. 2022 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था बोथ सिविल सर्विसेज एंड आईएफओएस एंड आई गॉट टू राइट माय फर्स्ट मेंस. बट आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस क्योंकि मैं प्रीलिम्स पे इतना फोकस्ड थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं 2 बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी. तो मेरा मेंस छूट गया. तो वो 3 महीने में मेंस प्रिपेयर करना, नोट्स कंसोलिडेट करना और उसे पेपर में एक्सप्रेस कर पाना is very difficult. So I'd like to say please focus on prelims and mains before giving your attempts. आपका ऑप्शनल अच्छे से तैयार करें, आपका जीएस नोट्स अच्छे से तैयार कर लें बिफोर यू गिव योर अटेम्प्ट. 2023 में I was able to clear the mains examination and I reached the personality test stage, but I was not able to clear that stage and again within a month I had to give my prelims from the beginning. तो ये जर्नी काफी लंबी रही है मेरी ऑफ 5 अटेम्प्ट्स एंड आई एम ऑफन आस्क्ड द क्वेश्चन दैट व्हाट वाज योर बिगेस्ट हर्डल प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू. नाउ आई कैन नॉट गिव अ डेफिनेटिव आंसर बिकॉज जब भी जो स्टेज क्लियर नहीं होता है ना वो आपको डिफिकल्ट लगता है. जैसे पहले 2 अटेम्प्ट्स में मुझे लगता था कि प्रीलिम्स सबसे डिफिकल्ट फेज है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं और मेंस लिखने का मौका चुनिंदा लोगों को मिलता है, तो उसमें आपका सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कंपेयर टू प्रीलिम्स. बट जब मेंस लिखा वो 9 पेपर्स एक साथ लिखने बहुत डिफिकल्ट होते हैं. आपका हाथ दुखता है. एथिक्स के पेपर तक आते आते यू रियलाइज दैट आप अभी फिजिकली ऑलमोस्ट इनएडिक्वेट हो वो उसके बाद कोई भी एग्जाम लिखते हुए. एंड आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर माई सेल्फ टेलिंग माई फ्रेंड कि बस इसके बाद अब मैं मेंस नहीं लिख सकती. एंड इन 2023 अगेन आई हैड टू राइट माई मेंस. आफ्टर दैट जब मैंने क्वालिफाई किया और मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ तब मुझे लगा कि वाओ मेंस में आप अच्छा परफॉर्म कर भी लेते हो, तो अगर आप बोल नहीं सकते अच्छे से या अगर आपने डिस्कशंस नहीं किए या आपका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, आर्टिकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप कैसे सिलेक्ट होंगे. एंड तब मुझे लगा कि इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होता है. अब जब मैंने तीनों स्टेजेस क्लियर कर ली मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट फैक्ट वन. एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि द चैलेंज इज येट टू बिगिन. ये जब हम एस्पिरेंट साइड पे होते हैं हमें लगता है और हमें बोला भी जाता है कि वंस यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन योर लाइफ इज गोइंग टू बी ब्रिलियंट. बट नाउ द टाइम आई हैव जस्ट स्टेप्ड ऑन द अदर साइड, आई सी द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ मी. मुझे दिख रहा है कि अभी ये जो जर्नी है ये नई जर्नी की शुरुआत है जहां पे चैलेंजेस और डिफिकल्टीज जो हमने एग्जामिनेशन में फेस किए थे वो हमें बहुत छोटे लगने लग जाएंगे, राइट. सो हर एक स्टेज डिफिकल्ट है और इजी है ड्यू टू इट्स वेरी डिफरेंट डिमांड्स. नाउ कमिंग टू द डिफरेंट डिमांड्स ऑफ एवरी स्टेज, व्हाट प्रीलिम्स डिमांड्स इज आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो ब्रेड्थ में कवर करें, वो विड्थ में कवर करें. आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बारे में एक
अवेयरनेस होनी चाहिए आइकन से कि जहां पे आप ब्रेड्थ ज्यादा कवर कर रहे हैं या विड्थ ज्यादा कवर कर रहे हैं. सेकेंडली, यू नीड अ प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग दोज 2 hours. थर्डली, आपको पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में एनालाइज नहीं करना है कि पेपर मॉडरेट है, टफ है या इजी है. डू नॉट गो इन दैट एनालिसिस मोड ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम हॉल इटसेल्फ. Just take one answer at a time or one question at a time. Attempt it if you know it. Do not attempt it and leave it if you do not know it. And do not analyze कि मुझे ये नहीं आ रहा तो मैं पेपर कैसे क्वालिफाई करूंगा. वो हो जाएगा. ठीक है. Coming to the demand of mains. Mains की डिमांड है ज्यादा डेप्थ, ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा I'd say एनालिटिकल स्किल्स चाहिए with your arguments backed up with data. अब जो डेटा बैकअप होता है या जो आर्ग्यूमेंट फ्रेमिंग होता है वो आपके आंसर राइटिंग से आता है. तो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस फॉर मेंस इज द डिमांड. एंड थर्डली, इंटरव्यू स्टेज पे डिमांड है कि आप ज्यादा से ज्यादा बोले, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें और नए नए पर्सपेक्टिव्स को जानें ताकि आप एक ही सिचुएशन को, आप एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डायमेंशन से एनालाइज कर पाए. अब ये बहुत समराइज्ड वर्जन था of every single stage. Now we'll take one stage one at a time and address answers specific to that stage. Now for prelims examination, some tips that I'd like to give is, firstly, आपके resources जो standard resources हैं, प्लीज उन्हें इग्नोर ना कीजिए. जैसे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी या स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री या एनसीईआरटीज फॉर ज्योग्राफी, एनसीईआरटीज फॉर एनवायरमेंट. Some people also say PMFIAS for environment, although I wasn't able to refer to that and I refer to Shankar IAS for that. Science and technology, focus on current affairs, या फिर history हो गया, ancient history, the themes books that are present. अब इन सब्जेक्ट्स जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स को हैं, प्लीज प्लीज इग्नोर नहीं करें. हर एक इंडिविजुअल की अपनी ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं. आई अंडरस्टैंड किसी की स्ट्रेंथ होती है करंट अफेयर्स और किसी की स्ट्रेंथ होती है स्टैटिक. पर्सनल एक्सपीरियंस से I'd say static was my strength. Subjects like polity, modern history, economy was where I gave the most accurate correct answers. अब इकोनॉमी में जैसे इट इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट इन द सेंस कि उसमें बहुत कंसेप्ट्स हैं और जब आप कंसेप्ट्स को एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, फिर आपको कंटिन्यूअसली उसे रिवाइज करने की या उसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती है. राइट. सो वन टिप वुड बी टू कीप योर रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड. Do not ignore the standard resources that are already given, and thirdly, do not ignore static. Right. Now shifting our focus on current affairs. मैंने current affairs के sources बहुत change किए हैं. Initial पहले 2 attempts में I referred to PT 365 as my current affairs source. Then I shifted focus to Forum IAS, classes for current affairs for both prelims as well as mains, and those classes were conducted by Dipin sir, and I would like to take this opportunity to be grateful to Dipin sir क्योंकि उनका जो analysis होता था of current affairs, the crisp notes that he provided especially for prelims were the ones that helped me glide through those current affairs questions in prelims. Thirdly, current affairs और static के अलावा कुछ questions होते हैं जो उसके mix होते हैं जहां पे आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है एंड यू हैव टू टेक एन एजुकेटेड गेस. सो विद दैट आई वुड कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग मॉक और अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस. मैंने 2020 और 2021 में हाफ लेंथ और फुल लेंथ टेस्ट जो थे वो दिए थे, लेकिन 2022 में आई शिफ्टेड माय फोकस एंड माय फ्रेंड रेकमेंडेड टू मी एसएफजी प्रोग्राम ऑफ फॉर्म आईएएस. I was very diligent in giving those tests. मैं उसका जो रोज का शेड्यूल था वो I tried to follow it to the T. I could not follow it on some days, but I did give my level best कि मैं रोज वो अटेम्प्ट करूं. सेकेंडली एसएफजी के जो टेस्ट जो 7 बजे हो जाते थे मॉर्निंग में एंड इट कंटिन्यूड, I have given almost I can say 70 to 75% of the tests if I remember accurately, and I gave both level 1 and level 2 of SFG. That helped me immensely in the sense कि मैं इतने सारे questions के across I came across so many questions that जो भी questions मुझे नहीं भी आते थे उसमें मुझे educated guess कैसे लेते हैं वो practice cultivate हुई. और वो practice जो होती है वो momentum build करती है आपके final prelims के लिए भी. Right. Apart from that, mocks की अगर हम बात करें तो मैंने विजन का अभ्यास दिया था in 2022, 23 and 24 as well.
अभ्यास इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गेजिंग कि आपका फाइनल डी डे पे क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट सीसाइड के पेपर तक आते आते दोपहर होती है, जिसने खाना खाया है, यू फील स्लीपी और योर माइंड फील्स सो एग्जॉस्टेड फ्रॉम ऑल द जीएस क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्टेड कि सीसैट में वी फील अ लिटिल लेथार्जिक। तो वो जो एक्सपीरियंस था उसने मुझे समझाया कि ठीक है, लेथार्जी आएगी तो उसे एड्रेस कैसे करना है एंड हाउ टू बी एज एक्टिव इन सीसैट एज यू वर इन जीएस। जीएस बिकॉज वो 11 to 1 में होता है, जीएस पे फोकस भी ज्यादा होता है, तो जीएस आप अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन सीसैट में सीरियसनेस कम नहीं होनी चाहिए इज व्हाट माय टेक अवे वाज फ्रॉम द अभ्यास टेस्ट। ओके, नाउ एलिमिनेशन टेक्निक की बहुत बात होती है कि एलिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन जैसे यूपीएससी के पेपर पैटर्न इवॉल्व हुए हैं विद द यू नो द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बीइंग ओनली वन, ओनली टू और ओनली थ्री स्टेटमेंट्स, दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू एड्रेस, राइट। तो एलिमिनेशन अब काम करेगा या नहीं करेगा उस पर ओवर रिलायंस ना रखें, क्योंकि यूपीएससी अपना पेपर पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजी को उसी तरह से इवॉल्व कीजिए। जब भी आपको मेरा जैसे प्रीलिम्स 2020 और 2021 में जब नहीं हुआ, आई एनालाइज माई सेल्फ ऑन दो सब्जेक्ट्स कि कहाँ मेरे सब्जेक्ट्स रुक रहे हैं, कहाँ स्टैटिक में मैं इंप्रूव कर सकती हूँ और करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज कर सकती हूँ, बिकॉज करंट अफेयर्स इज अ वेरी वाइड एरिया। सारे सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स आपको कवर करने होते हैं एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि हर एक इंसान को हर एक इवेंट का हर एक डेप्थ मालूम होगा, तो वहां पे एक एडुकेटेड गेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप मॉक टेस्ट से वो प्रैक्टिस कल्टीवेट कर सकते हैं। अब जो मैंने मिस्टेक की होगी मेरे फर्स्ट प्रीलिम्स अटेम्प्ट में दैट आई वुड लाइक अदर्स टू अवॉइड इज, जैसे मैंने बोला कि पेपर को एनालाइज एग्जाम हॉल में ना कीजिए। 2020 में देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द साइड ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स थे लाइक मी, they were very scared in the paper itself कि ओहो इतने एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस, इतनी तो पढ़ाई हमने की ही नहीं है, एंड इन दैट मोमेंट वी माइट हैव लेफ्ट अ लिटिल बिट ऑफ लॉजिक बिहाइंड। दिमाग बंद कर लिया होगा कि लॉजिक भी लग सकता है और जैसा ये दिख रहा है अगर उसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये लॉजिकली आंसर किया जा सकता है इवन विदाउट दैट स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर। तो प्लीज जब आप एग्जाम हॉल में जाएं आपके दिमाग को एकदम खुला रखें, ये ना सोचे कि मैंने याद यही किया था और अब इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, कुछ कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कुछ सुना है, कुछ मूवीज देखी हैं, उसमें कुछ फैक्ट सुना है, वो सब कुछ उस टाइम पे आपके माइंड में डिस्पोजल पे रखिए और जहां से भी आपको जो भी कंटेंट या जो भी नॉलेज आपने गेन किया है वो याद आता है, उसको प्लीज उस क्वेश्चन के एनालिसिस में और उसके एडुकेटेड गेस में प्लीज इनकॉर्पोरेट कीजिए। दैट इज वन थिंग आईड लाइक टू से। मेरे रिसोर्सेज जैसे मैंने बोला बहुत लिमिटेड थे। ऑल्सो द टेस्ट सीरीज मैंने नहीं की थी फ्रॉम मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, आई ओनली डिड इट फ्रॉम अभ्यास एंड आई गिव एसएफजी फ्रॉम फॉरम आईएएस, दोज वर माय मेन सोर्सेज जिसकी मैंने टेस्ट सीरीज लिखी है। Thank you very much, and all the very, very best to all the aspirants out there who are going to give their prelims in 2025. My name is Akash Garg. I have secured All India Rank 5 in UPSC Civil Services Examination 2024. तो प्रीलिम्स की मैंने 2022 जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो शुरुआत में मेरा पेस जो था वो बहुत ज़्यादा था नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट क्या है या फिर मेरे लिए बहुत कुछ न्यू था। तो इट वॉज टेकिंग मी टाइम टू गेट यूज टू ऑल द थिंग्स दैट वर हैपनिंग एंड सब्जेक्ट्स मेरे लिए नहीं थे, तो थोड़ा सा टाइम भी लगा। तो इसकी वजह से स्टैटिक पोर्शन उस टाइम पे क्लियर नहीं हो पाया, तो और टेस्ट भी नहीं दिए थे, तो इसकी वजह से जो मेरा मेजर था कि 2023 का प्रीलिम्स रह गया था। तो प्रीलिम्स की अगर मैं अपने रिसोर्सेज की बात करूं तो ऑल द स्टैटिक रिसोर्सेज दैट यू आर हियरिंग फ्रॉम द डे वन, एनसीईआरटीज़ हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, इकोनॉमी की कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक हो गई, फॉर साइंस एंड टेक एंड फॉर इन्वायरमेंट आई वुड से कि आप अपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लीजिए, प्लीज़ रीड एनसीईआरटीज़। और उसके बाद इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको करंट अफेयर्स पे ओरिएंट होना पड़ेगा, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। धीरे धीरे प्रीलिम्स में इनका वेटेज बढ़ रहा है, यूपीएससी इज़ आस्किंग मोर ऑफ सच क्वेश्चंस कि जो डेली हैपनिंग की चीज़ें हैं, भले ही वो आपको लगे कि करंट अफेयर्स है, पर लेकिन यू कैन सेग्रीगेट देम। और अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इफ़ यू फॉलो करंट अफेयर्स रेगुलरली, तो ये क्वेश्चंस टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डीप। दे वॉन्ट यू टू हैव अ वेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये टॉपिक पता है या नहीं, आप अवेयर हैं कि ये सब चीज़ें भी हो रही हैं।
एंड इफ़ इंडिया स्पेसिफिक कुछ हो रहा है, इंडिया का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ, इसरो ने कोई बहुत अच्छा काम किया, DRDO ने कोई बहुत अच्छा काम किया, तो उस पर फोकस करिए। एंड प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा प्लीज़ कीप योर रिसोर्सेज शॉर्ट, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अपनी स्टैटिक बुक्स, अपने स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस करिए। एंड टुवर्ड्स द एंड लास्ट के 2-3 मंथ्स में आप अपने टेस्ट पेपर्स देने शुरू करिए, जितने आप दे सकते हैं उतने टेस्ट दीजिए, बिकॉज आपने एक बार ही पढ़ लिया, बट एंड में आपको एग्जामिनेशन हॉल में MCQs ही सॉल्व करने हैं। तो जितना आप MCQ सॉल्व करेंगे, जितनी आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, जितने अच्छे से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, तो दैट विल गिव यू एन एज। एंड अदर देन दैट प्लीज़ फोकस ऑन CSAT। बहुत लोगों को मैंने देखा है, दे आर वेरी गुड इन GS, दे आर एबल टू स्कोर मोर देन 100 मार्क्स इन GS, बट CSAT में वो लोग रह जाते हैं। तो इफ़ यू फील दैट यू आर वीक इन CSAT, प्लीज़ स्टार्ट गिविंग 1 से 2 घंटा डेली फ्रॉम डे 1 और once you are comfortable, because it is a qualifying exam, but last year के ट्रेंड्स देखिए, UPSC लेवल बढ़ा रहा है CSAT के एग्जामिनेशन का, it is becoming a elimination technique for UPSC। तो प्लीज़ फोकस ऑन CSAT, टेस्ट दीजिए, अपना एनालाइज करिए, कहाँ पे मैं वीक हूँ, कहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कहाँ पे मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ। तो ये दोनों आप चीज़ें करिए, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए एंड मल्टीपल रिविजन्स। प्लीज़ डोंट डाइवर्सिफाई योर रिसोर्सेज, एक रिसोर्स पकड़िए एंड उसको मल्टीपल टाइम्स उसे रिवाइज करिए। वो अगर आप करेंगे, आपका रिकॉल बढ़ेगा और आपके आंसर्स अच्छे से उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में निकल कर आएंगे। तो फॉर हिस्ट्री आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ दी NCERTs क्लास 8, 9, 10th, 11th, 12th फॉर आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल। अदर देन दैट मैं एंशिएंट मेडिवल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी था नहीं, तो ये मेरा एक वीक पॉइंट था हमेशा से। तो मैं क्या करता था कि टेस्ट सीरीज़ जब मैं देता था, तो जब भी क्वेश्चन आते थे तो मैं उनसे पॉइंट्स ले लेता था कि ये एक नया पॉइंट है, ये मेरे को कहाँ से करना चाहिए। एंड अदर देन दैट आई हैड माई क्लास नोट्स जो मेरे कोचिंग में थे, आई हैड माई प्रिंटेड नोट्स ऑल्सो, तो वो मैंने रेफ़र करे जहाँ पे भी मैं कर सकता था, तो दैट ऑल्सो हेल्प मी। मॉडर्न हिस्ट्री पे अगर आप काम करेंगे वो आसान है। तो रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल, एंशिएंट, इन पे प्लीज़ मतलब बेसिक्स क्लियर कर लीजिए एंड वंस यू स्टार्ट गिविंग टेस्ट आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं इन सब्जेक्ट्स के, और एक बार ही आप वो समझ जाएंगे तो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है और मैं अपना ये टाइम जो है वो किसी और सब्जेक्ट में अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, तो प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से खेलिए। इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी बेटर देन द अदर्स, सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई वुड से। और मेरे कोचिंग थी, मेरी दृष्टि IAS से कोचिंग थी, तो मेरे क्लास नोट्स थे मेरे पास प्रिंटेड नोट्स थे। आप किसी भी कोचिंग का लीजिए, दे विल प्रोवाइड यू विद अ कंसाइज एंड विद अ कंसोलिडेटेड मटेरियल, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड हिस्ट्री के बाद जोग्राफी आई वुड से इट इज़ ऑल अबाउट क्लास 11th एंड क्लास 12th की 4 NCERTs। प्लीज़ रीड इट एज थरली एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आपने वो पढ़ ली, मोस्ट प्रोबेबली आपके 80% क्वेश्चंस डायरेक्टली हो जाएंगे। और अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि जोग्राफी के क्वेश्चंस इस बार भी हमने 2024 में देखा, दे वर नॉट वेरी डिफिकल्ट। इफ़ यू हैड बेसिक्स क्लियर देन यू कैन डेफिनेटली सॉल्व देम। और मेरे पास हमेशा से मेरे क्लास नोट्स थे, तो दैट ऑल्सो प्रोवाइडेड विद मी एन एज। एंड प्रिंटेड नोट्स हमेशा होते हैं, आप भी किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि आप किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएं। फॉर पॉलिटी यू विल ऑल बी नोइंग लक्ष्मीकांत इज़ द बुक दैट यू हैव टू फॉलो फॉर पॉलिटी। Once you go through Lakshmikant cover to cover, then it is very difficult that you will find a question regarding the static part that you might not be able to solve. और पॉलिटी में प्लीज़ गेट इनटू द निटी ग्रिटीज़ ऑफ द क्वेश्चन। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक आर्टिकल बाय हार्ट याद होना चाहिए कि ये आर्टिकल का ये नंबर में ये चीज़ मैंशनड है। प्लीज़ गो आफ्टर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्ट। और पॉलिटी का आजकल हम देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब it will not seem like a current affairs question, but it will be a current affairs inspired question. So that is one of the things that you have to focus on, that if CAG is in the news, then go through the constitutional provisions of the CAG. If ethics committee is in the news, go through the provisions of the parliamentary committees that are in the news. तो वो आपको help करेगा, यहाँ पे आपको smart work करना है। साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट आई वुड से NCERTs पढ़िए, और इन्वायरमेंट की NCERTs 11th-12th की हैं, उन्हें पढ़िए, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अदर देन दैट दी सब्जेक्ट्स आर वेरी करंट ओरिएंटेड, आपको करंट अफेयर्स में इसमें आपको एंगेज होना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि प्लीज़ किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को प्लीज़ रेफ़र करिए, बिकॉज NCERTs डोंट कवर एवरीथिंग दैट UPSC इज़ आस्किंग। डिफेंस, नैनोटेक, बायोटेक और ये सब चीज़ें जो हैं, इनका मटेरियल हमें रेडीमेड नहीं मिल पाता है।
तो अगर आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट पे जाइए, देयर आर एम्पल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, फ्री, पेड, एनीथिंग दैट यू लाइक, बट स्टिक टू वन रिसोर्स एंड प्लीज़ फॉलो करंट अफेयर्स फॉर दीज क्वेश्चंस। और एंड में मैं ये कहूँगा कि करंट अफेयर्स एज अ होल अगर आपको फॉलो करने हो तो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा से थी, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था मंडे टू संडे, मतलब न्यूज़पेपर लाइक वाज माय हैबिट टिल द टाइम आई वाज डूइंग इट। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। और प्लीज़ न्यूज़पेपर से करंट को स्टैटिक से लिंक करना शुरू करिए कि अगर नैनोटेक में कुछ हो रहा है या बायोटेक में कुछ हो रहा है या इन्वायरमेंट में एक नया नेशनल पार्क आया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई, तो उनके स्टैटिक को पढ़िए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, उसको कौन डिक्लेयर करता है, नेशनल पार्क क्या है, उनके प्रोविजंस क्या हैं, एक्ट्स क्या हैं। तो लिंक करना जब आप शुरू कर देंगे करंट अफेयर्स और अपने स्टैटिक पार्ट को, तब आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए मैं यही कहूँगा। और एंड में जब आप अपने टेस्ट पेपर्स लगाने स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, मेरा वीक पॉइंट कौन सा है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं क्वेश्चंस अच्छे से कर रहा हूँ, कौन सा मेरा अच्छा पार्ट है। तो जितने आप क्वेश्चंस करेंगे स्पेशली बिफोर प्रीलिम्स, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे ऑन द डे ऑफ योर एग्ज़ाम। तो मैंने टेस्ट पेपर्स लगाने मतलब सितंबर से ही स्टार्ट कर दिए थे। तो डेट टाइम आई यूज़ टू सॉल्व ओनली वन टेस्ट पेपर अ वीक। संडे को मैं जाता था, टेस्ट दे के आता था, और फिर उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ मेरी गलतियाँ हैं, और कोई आपको नया पॉइंट मिले कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मेरे को नहीं पता था, एंड दिस आई शुड बी नोइंग। तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। अपने स्टैटिक वाले पार्ट पे जाइए, अपने रजिस्टर में जाइए, वहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा दीजिए और उसको याद रखिए कि ये मैंने यहाँ पे गलती करी थी। और अदर देन दैट आई वुड से कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मेरा हमेशा से गोल था कि मैं 85 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि यूपीएससी में इस बार भी कट ऑफ मैंने कल ही देखी, इट इज़ ओनली 88 मार्क्स। तो अगर आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, इफ़ यू गेट 60 क्वेश्चंस राइट एंड इवन इफ़ यू गेट 30 क्वेश्चंस रॉन्ग, यू आर स्टिल स्कोरिंग 100 मार्क्स। तो यू आर वे अबव द कट ऑफ इवन देन। तो प्लीज़, और एक्यूरेसी आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, पेपर के लेवल के बेसिस पे एक्यूरेसी चेंज होती है, हर साल चेंज होती है। तो पेपर 2023 का डिफ़िकल्ट था, कट ऑफ भी कम थी। तो ये आपको फोकस में रखना है कि पेपर इजी है तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, पर लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पेपर डिफ़िकल्ट है तो प्लीज़, ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। तो रादर देन गोइंग इनटू नेगेटिव मार्किंग, शायद उस पेपर में आप अपने थोड़े से अटेम्प्ट्स कम कर सकते हैं ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाए। तो आप इसके लिए 2023 और 2024 का पेपर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से होते हैं। तो इस साल जब मैंने 2024 में पेपर दिया, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछे, जैसे कि 2 नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में आई। यूपीएससी आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि कौन सी दो नई साइट्स आई। सेम रिगार्डिंग द विमेन रिजर्वेशन बिल, इट वाज इन द न्यूज़, 106 अमेंडमेंट आई। यूपीएससी आस्क्ड अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि ये है क्या, मतलब दे डिड नॉट गो इनटू डिटेल्स, दे डिड नॉट आस्क अबाउट एनी आर्टिकल्स, नथिंग, बट दे वर टेस्टिंग योर बेसिक नॉलेज। तो ये आपको करना है कि कौन सा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कौन सी चीज़ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली है या फिर कोई अमेंडमेंट हुआ या कुछ साइंस एंड टेक में हुआ। तो जिस चीज़ में ज़्यादा आपको लगे कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे फोकस करिए, एंड डेफिनेटली मतलब करंट अफेयर्स देन विल बी अ ब्रीज फॉर यू। तो नोट्स में आपको कहूँगा कि अगर आपके हैंड रिटन नोट्स हैं तो 1-2 बारी पढ़ने के बाद तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे, यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर कि मैंने इस पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो जितना हो सके अपने खुद के नोट्स बनाइए, और कंसाइज नोट्स मैं कहूँगा कि टुवर्ड्स दी एंड आप बनाना शुरू कर दीजिए, स्पेशली आपके जो वीक पॉइंट्स हैं। हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाने, अगर आपको लगता है कि ये एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है तो उस एरिया के नोट्स नहीं बनाने हैं, पर लेकिन उस एरिया के नोट्स बनाने हैं जहाँ पे आपको लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में रहें, तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। और एक होता है कि एग्जामिनेशन डे से पहले एनजाइटी होती है, तो मैं क्या करता था, आई यूज़ टू शट एवरीथिंग 2 days बिफोर द एग्ज़ाम, भले ही वो मेरा प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। मैं 2 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ता था, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा है मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ा है। मेंस और प्रीलिम्स से पहले मैं बिल्कुल शट हो जाता था, बिकॉज उस टाइम पे आपको रेस्ट भी उतना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में स्ट्रेस्ड जाएंगे, आपके मार्क्स कटेंगे, आपको शायद तब ना रियलाइज़ हो, पर लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे तब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि दैट आई न्यू दिस क्वेश्चन बट मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया हूँ। तो दैट विल नॉट बी अ पेनल्टी ऑफ 0.67 मार्क्स, दैट विल बी अ पेनल्टी ऑफ 2.67 मार्क्स। तो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट थिंग। तो ये मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। I am an engineer by my education background, but this was a shock to me because despite my background in engineering, I could not clear the CSAT cutoff. So then I introspected a lot about where I was going wrong, and did I take something so easily that I missed it very badly.
So then I had luckily had a CAT book that was by Arun Sharma sir, and I don't recommend that everybody should do it because it was more than what this exam needs. But then I had this book, so then I, after analyzing the PYQs, first solving the PYQs, to test my difficulty level, I also practiced the CAT questions and I solved the number system, progressions and arithmetic, this probability and permutation and combination questions from that CAT book. But I sincerely recommend all of the candidates, irrespective of the educational background, to be please sure about CSAT preparation, because CSAT is becoming an eliminator more of than an qualifier going on from year to year. For that, first you need to be well aware of the type of questions UPSC is asking, especially with respect to reading comprehension, because reading comprehension will give you that edge when the math is miserably going in the paper. So then you have to prepare from 2013 to 2024. You have to practice all of the PYQs in reading comprehension. I personally did more than 10 times of all of these questions. So make sure you do all of this. And also for CSAT, math portion, you have a lot of videos on YouTube which are free. So you can just refer to any of such videos and see whether they are covering the PYQs in this segregated topic wise or not. So just find such good channel and just go ahead with the preparation, and make sure that you dedicate at least 5 months for prelims preparation, because prelims is that level that will give you a pass to mains and interview as well, because in mains we have that luxury of writing our opinions, so that exam is subjective. It's not the black and white, it's somewhere around the gray. But prelims is just black and white. Either you are in the list or you are out of the list, just even by 0.5 marks also. So be very sure about your prelims preparation. Do not neglect it like most people give it 2 to 3 months. With all due respect, everybody's capability is so different. So depending upon your capability, start ahead, start as soon as possible. Be thorough with your CSAT preparation as well. नमस्ते, मेरा नाम संस्कृति त्रिवेदी है और इस साल के यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में मैंने रैंक 17 हासिल की है। मैं रांची की रहने वाली हूँ, जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए रहा है वो प्रीलिम्स का रहा है, और उसके लिए मैं स्पेसिफ़िकली बात करना चाहूँगी क्योंकि अभी प्रीलिम्स आ भी रहा है और मेरे जैसे बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि प्रीलिम्स में इशू रह जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ एक दिन में इट्स डिसाइडेड कि आप एग्ज़ाम आगे दे रहे हैं या आपके लिए वो साइकिल वहीं ख़त्म हो जाता है। तो मेरे लिए प्रीलिम्स ऐसा रहा था कि मेरा पहला प्रीलिम्स मैंने जस्ट आफ्टर कॉलेज फाइनल एग्ज़ाम्स, जस्ट आफ्टर अ वीक ऑफ कॉलेज एग्ज़ाम्स दे दिए थे। वो मैंने ट्रायल के लिए दिया था, पर मुझे लगता है कि ये डिसीजन थोड़ा गलत था। और प्रीलिम्स आप तभी बैठे देने जब आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही है और आप कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रिपरेशन में, क्योंकि ट्राई तो आप मॉक्स में भी कर सकते हैं। ओवरऑल अगर ऐसा प्रीलिम्स अगर आप देते हैं बिना तैयारी के तो वो कॉन्फिडेंस को पुल डाउन ही करता है। दूसरा अटैम्प्ट मैंने भले ही तैयारी से दिया था बट काफ़ी कमी रह गई थी और मेरा दूसरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो वो मोमेंट मेरे लिए थोड़ा डिसहार्टनिंग था, क्योंकि जर्नी ऐसे लग रही थी रुकी हुई है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन फिर थर्ड प्रीलिम्स में मैंने काफ़ी मेहनत की और आई वाज एबल टू क्लियर इट, लेकिन वहाँ मेंस रह गया था। फोर्थ की बात करूँ तो वो साल था जब मैंने ये एग्ज़ाम पूरी तरह से क्लियर किया एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाई। फिफ्थ प्रीलिम्स वाज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आया था फाइनल 2022 का 23 मई को और 4-5 दिन बाद फिर प्रीलिम्स था। तो मैंने सोचा कि अगर एक बार मैं लिस्ट में आई हूँ तो आगे भी ट्राई करके देख सकती हूँ कि अगर रैंक इम्प्रूव हो जाए, बट प्रीलिम्स उसमें रह गया। और उसमें सबसे बड़ा कारण सीसैट था, जो मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरा 12th तक का बैकग्राउंड मैथ्स का रहा है, तो मुझे लगा मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन तो मैं मैनेज कर लूँगी। लेकिन ये फेस करने के बाद एक झटका तो लगा ही, फिर वापस से उठना था। फिर 6th जो ये मेरा फाइनल अटैम्प्ट था उसमें मैंने प्रीलिम्स को दोबारा से काफ़ी फोकस्ड प्रिपरेशन करके अप्रोच किया एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं उसे क्लियर कर पाई। तो अगर मैं अलग से बात करूँ प्रीलिम्स प्रिपरेशन की, तो मुझे लगता है कि जब कोई प्रीलिम्स फेल करता है एक टाइम तो ऐसा लगता है कि पूरा फोकस प्रीलिम्स को दे दें, बट ये एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये खुद किया है। जब मेरा दूसरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो मैंने तीसरे साल सिर्फ प्रीलिम्स की फ़ोकस तैयारी कर दी कि
और सोल फोकस ये रह गया कि प्रीलिम्स क्लियर करना है। उससे क्या होता है, ठीक है आप प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन उससे आपका मेंस बहुत ही इग्नोर हो जाता है। और एट द एंड आपको जो एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करेगा आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी, आपका मेंस का प्रिपरेशन, आपकी मेंस की आंसर राइटिंग। तो आपने अगर वो मिस कर दिया तो आपको एट द एंड आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, भले आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया। तो एक मोमेंटरी हैप्पीनेस हो सकती है, बट जो आप चाह रहे हैं, जो आपका गोल है, वो आप मीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि जब प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो आप ये मत करिए कि पूरा टाइम प्रीलिम्स को दीजिए। प्रिपरेशन आपको इंटीग्रेटेड ही रखनी है। लेट्स से जब प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो वापस से आप प्रीलिम्स की पढ़ाई पे मत जाइए, आप अपना इंटीग्रेटेड पढ़ाई करिए। आप ये देखिए कि आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं कि नहीं, आपके जो 4 जीएस पेपर हैं मेंस में उनके नोट्स कंप्लीट है कि नहीं, आपका ऑप्शनल कंप्लीट है कि नहीं, और आप मेंस ओरिएंटेड और प्रीलिम्स को इंटीग्रेट करके ही पढ़िए। बट क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल स्टेज है और काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेज है, तो आपको एक गियर शिफ्ट करना पड़ेगा जब प्रीलिम्स क्लोज आएगा। और ये डिसाइड आपको करना होगा कि आप कब से प्रीलिम्स पर ध्यान देना चाहते हैं। अगर लगता है कि प्रीलिम्स आपके लिए एक प्रॉब्लम एरिया है तो ऐसा करिए कि ज़्यादा समय, लेट्स से 5 महीने आप पूरा डेडिकेटेड प्रीलिम्स को दीजिए। लेकिन अगर वही आपको लगता है कि प्रीलिम्स में मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप 3 महीने तो मिनिमम दीजिए प्रीलिम्स को, क्योंकि जब पूरे सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करना होगा, टेस्ट देना होगा, तो इतना समय तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि उन फोकस्ड 3-4 महीनों में जब आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या करें, उसमें आपको कुछ चीज़ों को पिलर्स की तरह रखनी है। पहले आपके कुछ सोर्सेज जो हर एक सब्जेक्ट्स के फिक्स्ड होंगे और आपने उनको एक बार तो पढ़ा हुआ होगा, और अब आपका काम होगा उसको रिवाइज़ करने का। तो अब आपका टाइम और फोकस पूरा उन सोर्सेज को जितने बार हो सके रिविज़न करने का होना चाहिए। मतलब अब आपको चीज़ें याद होनी लगनी चाहिए कि जब आप चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको रिकॉल थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, ये इस ईयर में ये हुआ था, अच्छा ज्योग्राफी में ये वाला जो मिनरल है यहाँ मिलता है। तो इस तरह से आप अपने रिकलेक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको चीज़ें याद होने लगती हैं और आपको प्रीलिम्स से पहले इस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा जो तीसरा पिलर होगा, खूब सारी प्रैक्टिस करने का। तो जब आपका रिविज़न 1 राउंड हो चुका है तब बहुत अच्छा समय है अपने प्रैक्टिस टेस्ट को उठाने का। इस समय मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फुल टेस्ट दीजिए, जिसमें फुल 100 क्वेश्चंस रहें, और आप उन्हें टाइम बाउंड मैनर्स में, जो 2 घंटे का समय यूपीएससी देता है उसमें ही करें, और उस टेस्ट को एज अ प्रेपरेशन टूल यूज़ करिए। और ऐसा आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो अब बहुत सारे क्वेश्चन से एक्सपोज होंगे, तो क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए एक तरह का नया कंटेंट भी बन सकते हैं। दूसरा, ये जो टेस्ट्स हैं आपको हेल्प करेंगे आपके वीकनेस आइडेंटिफाई करने में। जैसे मैंने देखा था कि मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत गलत होते थे, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। तो वैसे ही आपके लिए कुछ एरियाज़ ऐसे हो सकते हैं जो आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपको उन पे वापस रिविज़िट करने की ज़रूरत है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा, जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट की फ़ायदा ये होता है कि आप पेपर टैकल करने की एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि क्वेश्चन 100 हैं, उनमें से आपको 100 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अच्छे से आपको 30-40 ही आ पाएंगे। उसके आगे जो भी अटैम्प्ट्स करने हैं आपको अपने गेस वर्क से करना है, आपको एक कॉमन सेंस थिंकिंग से करनी है, थोड़ा एलिमिनेशन से करना है, थोड़ा एक जो भी आपने पढ़ा है उसके एक्सटेंडेड एप्लीकेशन से करना है। तो वो बहुत हेल्प करता है टेस्ट उस स्ट्रैटेजी को बनाने का कि किस तरह से हम पेपर टैकल करें। और आई थिंक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको टेस्ट हेल्प करेगा, एक फियरलेसनेस डेवलप करने में, कि आप अपने अटैम्प्ट्स कर पाएँ क्वेश्चन के, क्योंकि ऐसे डर बना रहता है कि मुझे तो सिर्फ 30 आ रहे हैं तो मैं और कैसे अटैम्प्ट्स बढ़ाऊँ। तो जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करिएगा वो गेस वर्क का और इसका कि कैसे अटैम्प्ट्स बढ़ाएं, तो वो नहीं हो पाएगा। आखिरी जो आपको टेस्ट उस टाइम पे हेल्प करेगा इज़ मेकिंग अ कोर कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी जो आप एग्ज़ाम हॉल में एग्जीक्यूट करेंगे। बाय दैट आई मीन हाउ विल यू मैनेज टाइम इन द एग्ज़ाम। जैसे कितने समय में आपको एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है, कितने समय में आपने दूसरी बार पढ़ लिया है, कितने समय में आप OMR बबल करिएगा। तो वो सब जब आपकी प्रैक्टिस होंगी चीज़ें, तो वहाँ पे आप पैनिक नहीं कर रहे होंगे, आप बस आपने जो रोज़ प्रैक्टिस किया है उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो ये कोशिश करिए कि टेस्ट को और प्रैक्टिस को एक तरह के टूल की तरह रखिए, बहुत ज़्यादा उनके मार्क्स से
बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं होना है, अगर कम आ रहे हैं तो उनसे बहुत डिसहार्टन नहीं होना है। आप ये समझिए कि ये आपको हेल्प कर रहा है आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में। अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट मैं थोड़ा रिवीजन पे फोकस करना चाहूँगी कि आप रिवीजन उस टाइम पे कैसे करें। तो आपने बेसिक सोर्सेज तो हम सब ने पढ़ी होती हैं और वो बेसिक सोर्सेज आपको हर जगह मिल जाएंगी कि कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है, पर उस टाइम पे मुझे लगता है थोड़ा फोकस्ड रिवीजन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे करने चाहिए। जैसे अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि जो प्री इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वॉइसरॉयज़ और उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ जो यूरोपियंस आए थे उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपने बेसिस बनाए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो एनालिसिस है कि कौन से पोर्शंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको पर्सनली थोड़े करने पड़ेंगे, और इसमें जो सबसे ज़्यादा आपका साथ देगा वो इज़ PYQs विल गाइड यू कि कौन से एरियाज़ को आप बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली टारगेट करें कि ये चैप्टर से तो मेरे 2-3 क्वेश्चन बन जाते, तो इनको क्यों ना मैं 2-3 बार पढ़ लूँ। बट कोई ऐसा चैप्टर जिससे क्वेश्चन 1-2 भी नहीं आए हैं तो उसको आप थोड़ा लेट इन प्रायोरिटाइजेशन डाल सकते हैं कि आप उन्हें बाद में रिवाइज़ कर लें। लेकिन जो चैप्टर्स जिससे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप बिल्कुल पहले रिवाइज़ करिए, 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका समय का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। वैसे ही जैसे मैं पॉलिटी की बात करूं तो लक्ष्मीकांत जो बुक है आई थिंक मोस्टली हम सब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जब क्लोज़ हो तो कुछ चैप्टर्स उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स का हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हो गया, पार्लियामेंट का हो गया, क्योंकि उनमें से बहुत ही डेंस कंटेंट निकल के आता है, उनमें काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं और कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग भी हैं, तो क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं। तो वो सब एरियाज़ आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही मुझे लगता है लो हैंगिंग फ्रूट हैं और उनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना बना सकते हैं, जैसे साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। मोस्टली क्या होता है कि ये चीज़ें इन टॉपिक्स में कॉमन सेंस से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, जो अपने आसपास हो रहा है उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो करंट अफेयर्स का आपका प्रिपरेशन है वो भी हेल्प करता है, क्योंकि साइंस में मैंने देखा है कि जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ नई तकनीक आ रही है, उसके बारे में सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप इन 2 सब्जेक्ट्स को इग्नोर ना करिए, ये बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में आते हैं इनके क्वेश्चंस और आसान है कि वहाँ पे आप नंबर ले आएँ। एक और पिलर जिसकी मैं बात करना चाहूँगी वो करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, तो एक हर एस्पिरेंट्स के लिए, मेरे लिए भी एक पैनिक का विषय रहता है कि कितना करें, कहाँ से करें और कब रुक जाएं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। हर दिन एक ना एक नई न्यूज़ बन रही है, कोई नया फैक्ट आ रहा है, तो देयर शुड बी अ लिमिट कि व्हाट यू शुड बी डूइंग। मुझे लगता है जब प्रीलिम्स क्लोज़ है, 3-4 महीने बाकी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ 1-2 कंपाइलेशन जो हैं जो आपको ट्रस्टवर्दी लगते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने विजन की PT 365 यूज़ की थी। उससे क्या होता है कि एक जगह पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और अगर आपने न्यूज़पेपर नोट्स बनाए हुए हैं तो आप उनका रिवीजन करिए। एट दिस टाइम आप बहुत ज़्यादा नए सोर्सेज, बहुत सारे कंपाइलेशंस में मत जाइए। जो एक सेंस ऑफ फोमो होता है जो आजकल बहुत चल रहा है, उसमें मत जाइए। आप ट्रस्ट करिए कि इतना जो करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है, और आप उसको ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड थिंकिंग करते हुए, उसके बारे में एनालिटिकल थिंकिंग करते हुए जो क्वेश्चंस आएगा उसको एड्रेस कर पाएंगे। और अगर मैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक को कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स क्योंकि थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है, तो आप उन पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स, अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए और उनको स्ट्रेंथन करिए। गिवन आजकल का जो पेपर का पैटर्न आ रहा है और पता नहीं अभी 2025 में कैसा आएगा, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो रहती है, और आई थिंक प्रीलिम्स में ज़्यादा रहती है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस ही आपके इस साल के फेट को डिसाइड कर रहा होता है। तो हम थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि किस चीज़ पे फोकस करें, बट मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का मानना है कि आपको स्टैटिक हमेशा ही रिवॉर्ड्स देगा। अगर आपके स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होंगे, ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपके हिस्ट्री का टाइमलाइन क्लियर है, फैक्ट्स आपको जो हिस्ट्री के बेसिक हैं याद हैं, वो सब आपको कभी ना कभी बिल्कुल ही हेल्प करेगा।
तो बहुत ज़्यादा बॉदर मत होइए कि पैटर्न बदल रहा है, बहुत ज़्यादा बॉदर मत होइए कि बहुत ही टफ पेपर आने वाला है। आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग रखिए, करंट को बेसिक करिए। मैं बोलती हूँ आप करंट अफेयर्स को एडिक्वेट रखिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। अगर मैं प्रीलिम्स के पेपर्स की बात करूँ तो इनमें जो 2 पेपर्स हैं, GS1 और GS2, जो GS2 होता है वो CSAT का पेपर होता है, तो वो पेपर को इग्नोर आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो आपको एक पूरा अटेम्प्ट कॉस्ट कर सकता है। और ये मैंने खुद भी फेस किया है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उसके तुरंत के बाद वाले अटेम्प्ट में मेरा CSAT रह गया था, तो वो काफ़ी शॉकिंग और काफ़ी डिसहार्टनिंग सा मोमेंट रहता है। तो आप ये कोशिश करिए कि आपकी पूरी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स की फुल प्रूफ हो और CSAT आपके लिए एक रोड ब्लॉक ना बने। तो CSAT को आप एक तरह से स्ट्रेटेजिकली अप्रोच कर सकते हैं और उसके लिए थोड़ा आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि आपका खुद का सिचुएशन कैसा है। मान लीजिए आप एक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आपका अरिथमेटिक पे थोड़ा ज़्यादा पकड़ होगा। तो आप ये देखिए कि आप PYQs बना पा रहे हैं और कुछ टेस्ट दे लीजिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स एंड अरिथमेटिक इन द फाइनल पेपर। अगर आपको लगता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेंथ है तो आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। बट अगर आपको लगता है कि मुझे CSAT में प्रॉब्लम होगी और मेरे मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन में नंबर कम रह जाएंगे, तो आप उन्हें स्ट्रेटेजिकली टैकल करिए। उसके लिए भी काफ़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं सजेस्ट करूँगी। जैसे कॉम्प्रिहेंशन आप PYQ से ही कर लीजिए, क्योंकि UPSC एक स्टैंडर्ड सोर्स है, तो आप उसी से कर लीजिए। मैथ्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स उठा के उनको आप कवर कर सकते हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे इस बार 2024 के अटैम्प्ट के पहले मैंने CSAT की भी काफ़ी तैयारी की थी, क्योंकि उससे पहले CSAT मेरा नहीं हुआ था। तो मैंने ये किया कि नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसको मैंने थरोली प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि उससे मैंने देखा कि 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी है चैप्टर, उसको मैंने पढ़ लिया था कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो आ जाएगा। थर्ड जो था परमिटेशन कॉम्बिनेशन के जो बेसिक सवाल होते हैं और एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको मैंने कवर कर लिया था। तो वैसे ही आप अपने लिए कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मैं कवर करके, ये मैं समझ के जो भी क्वेश्चन फाइनली आएगा वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस तरह से आप स्ट्रेटेजिकली टैकल करिए। CSAT में यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ, डोंट हैव टू स्कोर वेरी हाई। तो आप ये देखिए कि आपके क्या स्ट्रेंथ एरिया है, क्या चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, और आप ये देखिए कि किस तरह से कट ऑफ क्लियर हो सकता है। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और कामनेस रखने की बहुत ज़रूरत है CSAT पेपर में। मेरे साथ पर्सनली 2023 के CSAT में ये हुआ कि क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैथ्स के नहीं बने, कॉम्प्रिहेंशन थोड़े 1-2 टफ लगने लगे, तो मैंने थोड़ा कंट्रोल छोड़ दिया एग्ज़ाम का। उससे क्या हुआ, मैं पैनिक ज़्यादा हो गई, और अगर मैं कामली क्वेश्चन सॉल्व करती तो शायद बेटर रिज़ल्ट्स रहते और शायद मैं CSAT क्लियर कर पाती। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पैनिक और डर रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करके जाइए अच्छे से, थोड़े ज़्यादा मॉक्स लगा के जाइए CSAT के भी, तो आपको पता होगा कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप एक अच्छे मैनर से उनको डील कर पाएंगे और आपके लिए CSAT एक प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर टेस्ट्स की, प्रीलिम्स के टेस्ट के मैं थोड़े डिटेल में जाऊँ तो एक क्वेश्चन बहुत उठता है कि कितने मॉक्स देने चाहिए। तो पर्सनली क्योंकि मेरे लिए प्रीलिम्स शुरू में एक प्रॉब्लम था, तो मैंने जब अपना 3rd प्रीलिम्स दिया तो मैंने उसमें अराउंड 50 फुल टेस्ट्स दिए थे। और मैंने ऐसा किया था कि मैं एग्ज़ाम से 2 महीने पहले हर दिन सुबह एक टेस्ट दे देती थी, तो उससे एक दिन की अच्छी शुरुआत हो जाती थी और उसको बाद में मैं एनालाइज़ करके, फीडबैक लेके, रिव्यू करके उससे सीख भी लेती थी। तो आपके लिए जो एडिक्वेट नंबर ऑफ़ टेस्ट्स हैं, आप खुद से जज करिए कि आपको अगर लग रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है और आपको डर ज़्यादा है, आप थोड़ा पैनिक कर जा रहे हैं पेपर के बारे में सोच के, तो मॉक्स लेना विल बी अ गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि उससे आपके थोड़े नर्व्स कम होते हैं, आपको उन टाइम बाउंड मैनर में उस 2 घंटे में सोचने की हैबिट लग जाती है, एक एप्टीट्यूड डेवलप होता है कि पेपर को सॉल्व कैसे करें, और उनमें मॉक्स बहुत हेल्प करते हैं। और जो मॉक्स है वो आप या तो किसी इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं या कुछ फ्री मटेरियल भी आपको, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो फ्री टेस्ट्स भी मिल जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आप मल्टीपल सोर्सेज और मल्टीपल जगहों से जो टेस्ट बन रहे हैं उससे देंगे, तो आप वेरीड तरह के क्वेश्चंस से भी एक्सपोज होंगे, वेरीड तरह की थिंकिंग करिएगा, तो आपका बेटर एटीट्यूड डेवलप होगा टुवर्ड्स प्रीलिम्स। अब एक और जो सवाल उठता है कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए इन प्रीलिम्स, वो अगेन थोड़ा पर्सनल होगा,
क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल इसलिए होगा क्योंकि डिफरेंट लोगों का एक्यूरेसी अलग अलग होती है। कुछ लोग जो मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स, वो 90 प्लस 95 प्लस क्वेश्चन सही करके दे क्लियर। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि दे जस्ट अटेम्प्ट 80 एंड दे आर एबल टू क्लियर। तो यू नीड टू फाइंड कि आपके लिए वो नंबर क्या होगा जिसमें आपका कट ऑफ के आसपास रहता है। तो वहाँ पे भी आपको मॉक्स हेल्प करेंगे और आपको ये ट्राई करना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, कितने गलत हो रहे हैं, तो आपको उससे अपने एक्यूरेसी का अंदाज़ा होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं देखती थी कि मेरे 80 to 85 अटैम्प्ट्स जब रहते थे तो मैं बेटर स्कोर कर पाती थी एज़ कम्पेयर टू हायर अटैम्प्ट्स। लेकिन इसका एक कैवियट है, एक जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, इज़ दैट कॉमन सेंस बिल्कुल एग्ज़ाम में उसको भूलना नहीं है और थोड़ा सा डिसीजन को आप ट्वीक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पेपर हैज़ कम। मान लीजिए द पेपर इज़ वेरी, आपको लग रहा है कि टफ़र साइड पे है, तो आप अपने अटैम्प्ट्स थोड़े से कम रख सकते हैं। बट अगर लग रहा है कि पेपर थोड़ा ईजियर साइड पे आया है तो वहाँ पे थोड़े 1-2 क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं। बट मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा ऑल्टर करिए और ये एक पैनिक में आ जाइए कि नहीं क्वेश्चन तो ईजी आया है, मुझे अटैम्प्ट्स बढ़ा देने चाहिए। इससे आप और कंफ्यूज होइएगा, आप एग्ज़ाम का कंट्रोल खोइएगा। जैसे 24 का ही एग्ज़ाम था, आफ्टर द प्रीलिम्स ऐसे काफ़ी बातें चल रही थी कि पेपर बहुत इजी आया है, काफ़ी सिंपल चीज़ें पूछी गई हैं, तो लोगों ने अटैम्प्ट ज़्यादा किए थे। बट जब इस बार यूपीएससी ने कट ऑफ निकाला तो कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं गई थी एज़ कम्पेयर टू अर्लियर ईयर्स। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी को चेंज मत करिए, अपने काम माइंड से डिसीजन लीजिए और अपने प्रैक्टिस पे विश्वास रखिए। आई थिंक वो आपको बेनिफिट्स बहुत देगा। क्योंकि ये भी एक और बात जो ध्यान रखने वाली है कि एग्ज़ाम जो होता है वो आपका जो फर्स्ट पेपर है प्रीलिम्स का वो 9 से 11 होता है और सेकेंड हाफ का जो पेपर है सीसैट वो 2 से 4 होता है। तो क्योंकि हम पढ़ाई अलग अलग समय पे कर रहे होते हैं, किसी का कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं तो दे हैव वर्क इन द डे, तो हम पढ़ाई यूजुअली इन टाइम पे हमेशा नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए जब एग्ज़ाम थोड़ा क्लोज़ हो, लेट्स से 20 डेज़ अवे हो या 15 डेज़ अवे हो, तो थोड़ा सा अपने बॉडी और स्लीप साइकिल को थोड़ा एग्ज़ाम के लिए ऑल्टर करिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू थिंक बेटर। ये नहीं कि आपको, क्योंकि अगर आपको सोने की आदत है सुबह में और रात में पढ़ने की आदत है तो वो आपके एग्ज़ाम में इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आपका दिमाग उस हिसाब से ट्रेंड है। तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ों पैटर्न को भी बदलने की ज़रूरत है। और टेस्ट मैं सजेस्ट करूँगी, एटलीस्ट कुछ टेस्ट 4-5 तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम टाइमिंग्स में दे दीजिए। जो सीसैट है वो बिल्कुल दोपहर के खाने के बाद दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे हम लेथार्जिक फील करते हैं बट स्टिल हमें बिल्कुल अटेंशन के साथ सीसैट करना पड़ता है। तो उसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा तो एग्ज़ाम में बिल्कुल कुछ नया नहीं लगेगा, यू विल बी कंफर्टेबल। इवन फॉर द मॉर्निंग पेपर, 1-2 पेपर 2-3 पेपर आप मॉर्निंग बिल्कुल स्लॉट में दीजिए एंड कोशिश करिए कि आपका देखिए कि माइंड कितना उस समय चल पा रहा है, आप कितना सोच पा रहे हैं। एग्ज़ाम में जब आप गए हो तो आपने सब कुछ प्रैक्टिस कर रखा हो तो आप पैनिक कम करते हैं, आपको डर कम रहता है और आप सिर्फ जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होती है। और अगर आप थोड़े एग्ज़ाम के कंडीशंस को स्टिमुलेट कर पाएँ तो वो और अच्छा रहता है। जैसे इफ़ यू क्योंकि आपके सेंटर्स मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ेंगे जहाँ पे देयर विल बी नो एसी और गर्मी तो होती है मोस्टली इंडिया में। जून में काफ़ी गर्मी है, मई में काफ़ी गर्मी है, तो आप 1-2 टेस्ट बिल्कुल स्टिमुलेटेड तरीके से दीजिए, दैट यू आर जस्ट सिटिंग अंडर अ फ़ैन एंड आप वो टेस्ट लगा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको वो एक्सपीरियंस कुछ नया नहीं लगेगा एंड वो जो डिस्कम्फर्ट है वो गर्मी की, उस पसीने और उसकी आप बहुत ज़्यादा उससे बॉदर नहीं होएगा, आपका अटेंशन पूरा एग्ज़ाम पे रहेगा। तो ये भी प्रैक्टिस का पार्ट है कि आप एग्ज़ाम कंडीशंस को भी स्टिमुलेट कर पाएँ, तो आपको वो बॉदर नहीं करेगा कि बहुत गर्मी है या बहुत परेशानी हो रही है और आप पूरा अटेंशन अपने पेपर्स पे दीजिएगा। अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँ कि जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था पहला 2, तो मैंने क्या मिस्टेक्स की थी जो मैंने आइडेंटिफाई की अपने 3rd प्रीलिम्स के पहले, वो कुछ ऐसे थे कि पहला मैंने PYQ एनालिसिस नहीं किया था और मैं डायरेक्टली मॉक्स देने लग रही थी, डायरेक्टली जाके फ़ाइनल एग्ज़ाम दिया। तो उससे क्या हो रहा था कि मुझे इंपॉर्टेंट एरियाज़ आइडेंटिफाई नहीं हुए थे। मैंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया था कि मेरे खुद के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, किन चीज़ों को मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। तो PYQ एनालिसिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पिछले 5-6 साल के तो पेपर्स बिल्कुल सॉल्व करिए और ये देखिए कि डिफरेंट सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि आपके बेसिक
स्टैटिक है वो कितना प्रिपेयर्ड है, तो ये आपको PYQ बहुत हेल्प करेगा। दूसरा जो मैंने मिस्टेक किया था वो था नॉट एडिक्वेटली रिवाइजिंग द स्टैटिक पोर्शन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्टैटिक ही पिलर बनेगा आपके प्रीलिम्स क्लियर करने का, क्योंकि वो एक सर्टेन चीज़ है। वो क्या होता है कि आपका प्रिपेयर्ड है, आपको याद है, तो जब आप वहाँ आप उसे अटेम्प्ट करिएगा तो वो आपको एक एक्यूरेसी के साथ नंबर देगा। तो मैंने बुक्स तो पढ़ लिए थे बेसिक्स, बट मैंने उनको इंटरनलाइज नहीं किया था, मैंने उनको याद नहीं किया था, मैंने एडिक्वेट नंबर ऑफ़ टाइम्स उनको रिपीट नहीं किया था। मैंने जस्ट एज अ टिकिंग बॉक्स कि हाँ ये बुक कंप्लीट हो गया तो उसे रख दिया, उसे रिपीट नहीं किया, उसे बार बार नहीं पढ़ा, जिसके कारण मुझे चीज़ें याद नहीं थी, जिसके कारण मुझे मेरी गलतियाँ हुई। तो मैं ये बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप बार बार ये चीज़ें रिपीट करिए। तो जो एक और मिस्टेक मैंने की थी प्रीलिम्स में, मुझे लगता है उसमें प्रैक्टिस की कमी रह गई थी। उसके कारण क्या हुआ, मेरे पास एक स्ट्रैटेजी नहीं बनी हुई थी कि मुझे पेपर को टैकल कैसे करना है। तो जिस दिन मैं प्रीलिम्स देने गई, मुझे ये पता नहीं था कि मैं कितने क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली अटेम्प्ट करूँगी, कितने देर में उसे एक बार पढ़ूँगी, दोबारा पढ़ूँगी, कितने देर में OMR मार्क करूँगी। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम पॉइंट बन गया, जिसके कारण एग्ज़ाम में पैनिक हुआ और कुछ क्वेश्चंस जो मैं सही कर सकती थी उसको नहीं किया। तो प्रैक्टिस को, जैसे मैंने पहले भी बोला है, प्रैक्टिस को काफ़ी आप इम्पॉर्टेंट रखिए अपने पिलर एज अ प्रीलिम्स। तो ये कुछ मिस्टेक्स थे जो लगता है अवॉइड करिए, तो आपको प्रीलिम्स में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो जब प्रीलिम्स एक बार, दो बार, तीन बार नहीं होता है तो एक तरह का डर बैठने लगता है, काफ़ी प्रेशर भी फील होता है कि क्योंकि हम इस जर्नी में आए हैं तो कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, कुछ भी लेवल क्लियर नहीं हो रहा है, तो काफ़ी सेल्फ डाउट आता है, काफ़ी ऐसे हताशा सी लगती है कि क्या ये कभी भी क्लियर होगा कि नहीं। एक प्रीलिम्स एक तरह का डर बैठा देता है, पूरे एग्ज़ाम को लेके एक नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर छा जाता है। बट आई थिंक एट दैट मोमेंट हमें थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी और इंटरनली देखना होगा कि मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं। अगर हम यही सोचने लगेंगे कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा है और उस दुख में रहेंगे तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं निकलने वाला है उससे। तो बेटर होगा कि उस टाइम पे आप ये देखें कि आपकी गलतियाँ क्या हो रही हैं। आप थोड़े अपने बुक्स के साथ बैठिए, आप उस साल का पेपर जो आपने अभी दिया है और आपका नहीं हो रहा है, उसे आप देखिए कि उसमें क्या क्वेश्चंस थे जो आपने गलती किए, क्या क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आए, क्या क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे पर आपने बस डर और पैनिक में नहीं किया। तो उस तरह की एनालिसिस आपको ये हेल्प करेगी जानने में कि आपने क्या, आपको क्या गलती है, आप कहाँ गलत जा रहे हैं। तो उन लो पॉइंट्स में जब आप फेलियर फेस कर रहे हैं, उसको एक स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करिए कि यू स्ट्रैटेजाइज अ न्यू वे फॉर यू, कि आपके लिए ये काम नहीं किया तो आपको एक नया तरीका निकालना पड़ेगा। अगर आप उसी दुख में रहिएगा और वहीं डिसहार्टेंड फील करते रहिएगा तो कुछ निकलने नहीं वाला है उससे, और आप उसी में लूपहोल में रह जाइएगा, आप और बुरा फील करिएगा और काफ़ी सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स जब बुरा लगता है तो आप किसी अच्छे दोस्त या किसी जो माँ बाप हैं, आप जो अच्छा आपके बारे में सोचते हैं, उनसे बात करिए और वापस से प्रिपरेशन पे आइए और अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करिए एंड लुक फॉर सोल्यूशंस दैट विल वर्क फॉर यू। आशा करती हूँ कि ये जो मैंने प्रीलिम्स के बारे में मेरी जर्नी थी और जो मेरे लर्निंग्स थे वो कहीं ना कहीं आपके जर्नी में कुछ काम आए, और आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी अहेड। ये एग्ज़ाम आपको टेस्ट करेगा और प्रीलिम्स तो खासकर, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। बट आई थिंक अगर हम राइट स्ट्रैटेजी रखें और माइंडसेट सही रखें, कामनेस रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।